Hello everyone, this is Vedant Singh Thakur. Welcome to Magnet Brains. So my dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए एक नजर देख लेते हैं. क्लास 12th इंग्लिश, बिहार बोर्ड, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी चैप्टर 1 एक्सरसाइज पार्ट 3. तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लिए हैं. आज से हम कंपोजिशन और ग्रामर वाला पार्ट जो वो कवर करेंगे इस पार्ट 3 में. हमने पूरी एक्सरसाइज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हम अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज कर सकें, इकट्ठा उसको ना समझें. ठीक है, तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं. अब यहां दिया है ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होकर क्या करना? बातचीत करना, वार्तालाप करना ना. यहां पर पेज नंबर 11. अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, पेज नंबर 11 पर जाना है. पेज नंबर 11 को आप लोगों को खोलना होगा. डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स. आप लोगों को क्या करना है? डिस्कशन करना है ग्रुप्स और पेयर्स में ना. इकट्ठा पेयर बनाना मतलब दो दो लोगों की जोड़ी बनाना है. क्वेश्चन 1 है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस हैव बीन द बिगेस्ट वेपन्स ऑफ मैनकाइंड. यहां पर क्या कहा जा रहा है ना, आपको डिस्कस करना है इस टॉपिक को कि सत्य और अहिंसा क्या हैव बीन द बिगेस्ट वेपन्स ऑफ मैनकाइंड. क्या रह चुके हैं? सबसे बड़े वेपन रह चुके हैं. किसके? मानवता के. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. अब क्योंकि ये एक ग्रुप डिस्कशन है तो स्वाभाविक है कि आप अपने सर से भी कुछ नॉलेज लीजिए इस विषय को लेकर कि ट्रुथ जो है, सत्य जो है, बोलते हैं सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, है ना. मतलब हर चीज क्या है? सत्य पे निर्भर करता है. सत्य से ही सब कुछ चलती है. धरती सत्य से चलता है, रवि सत्य तपता है ना. तो सत्य का जो रोल है, ट्रुथ का रोल जो है वो बहुत बड़ा है. और यहां दिया है नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा. हैव बीन द वेग. अब यहां पर देखिए बिगेस्ट वेपन क्यों कहा गया है. अभी हम टाइटल को समझ रहे हैं, फिर इसके बाद डिस्कशन और डिटेल में करेंगे. देखिए वेपन ऑफ मैनकाइंड से अब ये समझते हैं कि स्वाभाविक है कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस के चलते हम क्या कर सकते हैं? बड़ी बड़ी समस्याओं को हटा सकते हैं. जो आदमी सत्यवादी होता है, जो आदमी अहिंसा है ना, अहिंसा को अपने पास रखता है, उस आदमी का चरित्र जो है वो बहुत ऊंचा होता है. हम कहते हैं जिस व्यक्ति का मोरल फाइबर जो है वो बहुत बढ़िया है, चरित्र बहुत ऊंचा है, वह आदमी तो देवतुल्य होता है. इसीलिए ट्रुथ और नॉन वायलेंस को हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं. और ये वेपन है, अगर कभी संकट आ जाए तो क्या करता है ये वेपन ना, हमारी सुरक्षा करता है. देयर हैव बीन ग्रेट वॉर्स. क्या है यहां पर? क्या कहा गया है कि देयर हैव बीन ग्रेट वॉर्स इन विच मोस्ट डेडली वेपन वर यूज्ड. इतने सारी बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं जहां पर क्या हुआ है, लोगों ने क्या करा? बहुत खतरनाक शस्त्रों का उपयोग किया है. हमारे यहां दो चीज बड़ी प्रमुख है, एक होते हैं शस्त्र और एक होते हैं शास्त्र ना. बोलते हैं शस्त्रों का क्या है उपयोग बड़ा नुकसानदायक है और शास्त्रों का उपयोग जो जीवन में लाभप्रद है. शास्त्र अर्थात ज्ञान, शस्त्र अर्थात वेपन. तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझिए. तो हमारे यहां पर हमने देखा है कि कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं. कितने बड़े बड़े युद्ध के कारण क्या हुआ है? बड़े बड़े वेपन्स का हमने उपयोग किया है और इन वेपन्स के चलते क्या हुआ है? बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है, बहुत बहुत नुकसान हुआ है. मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड एंड सिटीज वर डिस्ट्रॉयड. यहां दिया है मिलियंस, यानी लाखों लाखों के लोगों के साथ क्या हुआ है? लाखों लोगों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना. मिलियंस ऑफ पीपल जो वो मारे गए. किल्ड का मतलब क्या है? मारेगा ना, मर जाना. एंड सिटीज वर डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, रुइन हो जाना. किसके चलते? युद्ध के कारण, वेपन्स का उपयोग होने से. बट those war could not achieve anything. लेकिन ऐसे युद्ध ने क्या करा है? कुछ भी अचीव नहीं किया है. स्वाभाविक है जहां पे रक्तपात हो, रुधिर से सने हुए कपड़े हों, ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में माय डियर स्टूडेंट्स आप देख पाओगे रोना, रुदन, है ना, बहुत व्यभिचार, अनासक्ति, हर एक चीज जो है कहीं ना कहीं आप देख पाओगे. तो समाज में कहीं ना कहीं इस तरह का व्यभिचार, गलत धारणाएं उपलब्ध होंगी.
हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि युद्ध जो है वो क्या करता है, कठिनाइयों को पैदा करता है। दे कुड किल एंड कैप्टिवेट पीपल, ना कहीं कहीं आकर्षित करेगा लोगों को या मारेगा, इंटरेस्ट पैदा करेगा, बट कुड नॉट विन अ सिंगल सोल, लेकिन किसी भी आत्मा को वो जीत नहीं पाएगा। बट देयर हैव बीन सम पीपल लाइक द बुद्धा एंड क्राइस्ट, लेकिन आप लोगों को पता है जीसस क्राइस्ट और गौतम बुद्ध, ये दोनों जो हैं, इन लोगों को क्या कहा जाता है, महान प्रवर्तक माना जाता है। किसका? ज्ञान का। बुद्ध का मतलब इनलाइटेंड होता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, है ना। यीशु मसीह को हम क्राइस्ट कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो उदार भावना वाले थे। तो इन दोनों ने क्या करा, आत्मा में ना, आत्मा ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान है उसको सामने लाए। जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, वो चाहते तो लोगों को मार सकते थे ना, प्रभाव, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनको सूली पर चढ़ाया गया, उन्होंने एक अक्षर भी नहीं कहा, है ना। बुद्ध ने क्या करा अपने जीवन भर, हमेशा सत्य का पालन किया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने धम्म चक्का बनाया था, धर्म चक्र आप जानते हैं ना, तो उसके अनुसार जीवन व्यतीत किया। They used not a single weapon, they killed nobody, है ना। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोई भी सिंगल वेपन को यूज नहीं किया, किसी को भी उन्होंने नहीं मारा। They killed nobody, उन्होंने किसी को भी नहीं मारा। तो यही बात जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी बात को आपको समझना होगा। They destroyed no homes, उन्होंने कोई भी घर को खत्म नहीं किया। आपने देखा गौतम बुद्ध के राजा थे, किसी के घर को तोड़ते फोड़ते आपने कभी नहीं देखा होगा। जीसस क्राइस्ट हमेशा कहते थे कि मेरे पिता जो हैं वो महान हैं, उनके ही कारण क्या हो रहा है, सारा संसार जो है वो चल रहा है, सारे संसार में उद्गम जो हो रहा है, सारे संसार में जो प्रकाश है वो कौन है, मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। बट दे हैव कॉन्कर्ड एम्पायर्स, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर, बड़े बड़े राज्यों को क्या करा, जीत लिया। देयर वेपन वॉज द वेपन ऑफ ट्रुथ एंड लव। अब देखिए हम क्या कहते हैं, वेपन जो होता है ना, शस्त्र बड़ा नुकसानदायक है, लेकिन अगर शस्त्र की परिभाषा ही बदल दी जाए, अगर मैं शस्त्र में किस चीज का उपयोग करूं, ट्रुथ और लव का। देखिए हथियार कुछ भी हो सकता है, आपका हाथ भी हथियार बन सकता है, आपके शब्द भी हथियार बन सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरी टीचर मुझसे कहती थी कि ये जो जीभ है, ये इतनी, इसमें ना हड्डी नहीं होती, लेकिन ये क्या करती है, बड़े बड़े लोगों की हड्डियां तोड़ देती है। कितनी बड़ी बात है ना, ये भी एक बड़ा शस्त्र है ना। किसी को भी अगर उसकी अवस्था में, किसी को अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको तुम गरीब आदमी हो, कुछ गलत कहकर आ जाओगे तो उसको कितना बुरा लगेगा। उसकी अंदर की जो भावना है वो क्या होंगी, उछाले मारने लग जाएंगी। तो वही बात है, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो देयर एम्पायर्स आर स्टिल इंटैक्ट, और आज भी जो उन्होंने एम्पायर को जीता वो आज भी विद्यमान है। आज भी गौतम बुद्ध को सब जानते हैं, हर तरफ विख्यात हैं, चाइना के लोग भी बुद्ध को मानते हैं, है ना। आज भी आप देखो, गांधी आर्म्ड विथ लाठी विच ही नेवर यूज्ड इवन टू थ्रेटन एनीबॉडी। गांधी ने क्या करा था, गांधी जी के पास एक लाठी थी जिसको उपयोग वो करते थे चलने के लिए, और लाठी के साथ ही गांधी जी की पहचान बनी। लेकिन आज भी अगर हम ध्यान दें तो आप विश्वास नहीं करोगे कि महात्मा गांधी ने कभी भी लाठी से चींटी को भी नहीं मारा होगा, इतने ध्यान से वो चलते थे। तो स्वाभाविक है, कभी किसी को डराया नहीं, किसी को परेशान नहीं किया। He led armies of unarmed men and stood against the bullets and lathis of the British police. उन्होंने क्या करा, अनआर्म्ड ना, जो ऐसे लोगों के साथ वो चले जिनके पास हथियार नहीं थे, उन लोगों के साथ चलकर उन्होंने क्या करा, बड़े बड़े लोगों की क्या करी, उन लोगों के सामने उनकी तिलांजलि करी, उन लोगों को हरा दिया, उनको समझाया कि देखो हमारे पास शस्त्र नहीं है, उसके पश्चात भी हम लोग आपको नीचे लेकर आ रहे हैं। स्वाभाविक है, बिना शस्त्रों के लोगों को इकट्ठा करा और खुद चलते चले गए रास्तों भर में, और उससे क्या करा, लोगों के भीतर एक भाव को उत्पन्न किया, और वो भाव क्या था, अहिंसा का। हम युद्ध करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, लेकिन तब ही करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ज्ञान होगा। ज्ञान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। और यहां पर आपको पता है, ट्रुथ और लव ना, प्यार और प्रेम, आप जिसको देखते हो, सत्य जो है, इनसे बड़ा कोई शस्त्र नहीं, इनसे कोई खून नहीं बहता। शस्त्र का अर्थ यही होता है ना, आपने देखा होगा कि ऐसा शस्त्र उठाया ना, इससे किसी को मारा तो इससे क्या होगा, नुकसान होता है। लेकिन कुछ शस्त्र ऐसे होते हैं जिनसे कभी किसी को नुकसान नहीं होता, और ऐसे शस्त्र क्या करते हैं, सबका विध्वंस करते हैं। किसका, नेगेटिविटी का।
स्टिल ही वॉन, और इसलिए क्या हुआ, बिना शस्त्रों के अनार्म्ड अवस्था में भी उन्होंने क्या करा, उन्होंने विजय पताका जो है अपने हाथों से फहराई। His weapon was the biggest weapon, truth and non-violence. उनका सबसे बड़ा शस्त्र क्या था, सबसे बड़ा शस्त्र था उनका non-violence और truth. Obviously, it is very important, my dear students, to focus it here, because सत्य ही है जो हमको क्या करता है, जोड़ के रखता है। अब आप बोलोगे सर सत्य तो क्या है, सत्य तो एक भाव होता है, सत्य के चलते कौन जी सकता है। देखिए डियर स्टूडेंट, सत्य का अर्थ यहाँ पर समन्वय है। सत्य का अर्थ क्या होता है, जहां पर हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। अगर आप अपने काम में ऑनेस्टी नहीं रखोगे, आप कोई भी काम कर रहे हो और बोलोगे कि मैं तो नहीं कर सकता, मान लो आपने बोला झूठ बोल दिया, तो झूठ से क्या होगा, विश्वास जो है सामने वाले का वो आपके ऊपर से उठ जाएगा और आप दोनों के बीच का तालमेल नहीं बन पाएगा। इसलिए सोसाइटी में सत्य का रोल बहुत बड़ा होता है। अहिंसा, देखिए गांधी जी क्या कहा करते थे, अगर तुमको एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा काल अपना आगे कर लेना, क्योंकि अहिंसा से कुछ नहीं होगा। अहिंसा क्या करता है, सिर्फ देखिए अहिंसा से आप किसी को मार नहीं सकते, अहिंसा से आप ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अहिंसा से आप लोगों के भीतर परिवर्तन ला सकते हो। ये ऐसे वेपन है जो भीतर से लोगों को क्या करते हैं, अटैक करते हैं और लोगों की जिंदगी को बदलते हैं। आपने कभी सुना है ऐसे शस्त्र जिनको लगने से चोट तो लगती पर खून नहीं बहता, और उल्टा आपका ही क्या होता है, आपका ही अंदर का जो भाव है वो पुलकित हो उठता है, आपकी भीतर की दुनिया बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाई थिंकिंग कैन नॉट गो अलोंग साइड हाई लिविंग। यहां कहा जा रहा है जो ऊंचे विचार हैं वे कभी भी साथ साथ नहीं चलते, किसके साथ, ऊंचे यानी हाई लिविंग ना, ऊंचा रहना। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है क्या ऐसा है, कहीं ना कहीं आपको इस पर विचार रखना है, डिस्कस करना है कि जो ऊंचा स्टैंडर्ड के साथ जो रहना है, क्या यह उच्च विचार के साथ चल सकता है। क्योंकि हमने ऑब्वियसली इस बात को सुना है, समझा है कि सादा जीवन उच्च विचार यानी सिंपल जीवन जियो और हाई थिंकिंग रखो। लेकिन अगर आप हाई लिविंग रखोगे, उच्च जीवन रखना चाहते हो, उच्च जीवन की ओर अग्रसर होना चाहते हो और आपके विचार भी उच्च है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो बैलेंस है वो ऊपर नीचे होने की संभावना है। अब वो कैसे, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाता हूं उस समय आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा, और वो क्या है, वो ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप नोट डाउन करके चलो। तो यहां पर हम अब आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेप्शंस may be found here and there, but it is generally true that high thinking cannot go alongside high living, है ना। हम एक्सेप्शंस देख सकते हैं, ठीक है, may be found here and there ना, जैसे क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, एक्सेप्शंस हम उसको कहाँ देख सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं, यहां पर भी वहां पर भी। बट इट इज जनरली ट्रू दैट हाई थिंकिंग कैन नॉट गो अलोंगसाइड हाई लिविंग। लेकिन जो ऊंचा सोचना है वो ऊंचा रहने के साथ, रहन सहन के साथ चल नहीं सकता। Those who are given to high thinking find that living life of luxury is meaningless। अब देखिए, जो लोग ऊंचा सोचते हैं उन लोगों का मानना क्या है, जो जिंदगी होती है लग्जरी की वो बिल्कुल भी सही नहीं है, स्वाभाविक है। अब आप उदाहरण के तौर पर देखो, महात्मा गांधी थे, वो बहुत ऊंचा सोचते थे। ऊंचा सोचने के कारण उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि अगर मैं इतना ऊंचा सोच रहा हूं, अगर मेरे इतने अच्छे विचार हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं दुनिया को देखता हूं तो कहीं ना कहीं सादा जीवन अच्छा है ना मेरे लिए। ऊंचे सोचने का मतलब यही होता है जहां हम अलग डायमेंशन में पहुंच रहे हैं। नेचुरली दे प्रेफर टू लीड अ सिंपल लाइफ, और प्राकृतिक तौर से वे लोग क्या प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं लीड करना, क्या, एक साधारण जीवन, एक सिंपल लाइफ। अवर ऋषिज एंड सेंट्स हु हैव डिस्कवर्ड, अब सेंट्स, यहाँ पे सेंट्स की बात हो रही है, हमारे ऋषि जो हो गए, ऋषि मुनि देवर्षि, उन लोगों ने क्या डिस्कवर किया, अल्टीमेट ट्रूथ। अब यहाँ पर जो फाइनल ट्रूथ है ना, एकदम एंडिंग वाला, लेड सिंपल लाइफ ना, कि जो ट्रुथ ही है अल्टीमेट तौर से, है ना, फाइनली जो सत्य है वही हमारे सिंपल जीवन को लेकर चलता है। तो डिस्कवर्ड अल्टीमेट ट्रुथ लेड सिंपल लाइव्स, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो सत्य है वही हमको कहाँ लेकर जाता है, साधारण जीवन तक लेकर जाता है। बट
Those who live in luxury have little time to think. लेकिन जिन लोगों की लाइफ ना, those who live in luxury, बट जो लोग बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफ में रहते हैं, लग्जरी का मतलब क्या होता है, जहां पर हर एक चीज अवेलेबल हो आपके हाथों हाथों, है ना, हाथों हाथों में सब कुछ आपके पास है, हाथ ही हाथ में आपके पास खाना पीना सब अवेलेबल है, सारी सुख सुविधाएं आपके पास है, तो दे हैव अ लिटिल टाइम टू थिंक डीपली, तो कहीं ना कहीं वो गहराई से सोच नहीं पाते। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमको एक बात को समझने का हमने यहाँ पर क्या किया, प्रयास किया, और वो बात ये है कि अगर हम चाहते हैं जीवन को अच्छी दिशा में लेकर जाना, तो सादा जीवन उच्च विचार का जो जोड़ी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ऊंचा सोचना और ऊंचा रहना कहीं ना कहीं मिसमैच होता है। ऑल द बेस्ट लिटरेचर, अगर हम हमारे सबसे बढ़िया साहित्य की बात करते हैं, थॉट एंड फिलॉसफी, जो विचार है, जो हमारे फिलॉसफी है इन द वर्ल्ड, हैज कम फ्रॉम पीपल हु लेड सिंपल लाइव्स, जिन लोगों ने ना बहुत साधारण जीवन जिया है, उन्हीं के पास से क्या है ये चीज आई है। उन्होंने क्या करा, अच्छा अच्छा लिटरेचर लिखा है। आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो वेद व्यास ने महाभारत लिखी, ठीक है, वो एक संत आदमी थे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे किनकी, वाल्मीकि जी के रामायण लिखा है, तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास हो जाएगा कि जो फिलॉसफी है, जो थॉट है, कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे वो कहाँ से आए, उन लोगों के पास से आए हैं जिन्होंने सादा जीवन जिया है। तो आप बोलोगे ना, अब सादा जीवन जिनका पास होता है वही तो अच्छा सोच पाएंगे ना, सादा जीवन रहने से हम अच्छा सोच पाते हैं। अब आप बोलोगे कैसे सर, इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके जीवन में व्यवधान नहीं रहेंगे, हिंड्रेंसेस विल बी नॉट प्रेजेंट देयर। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, किसके प्रति फोकस्ड हो, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो इन सभी चीजों के प्रति कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उच्च जीवन के चलते आप क्या करोगे, अपने जीवन में नुकसान लाओगे। नो वेल्दी मैन हैज एवर मेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, जो बड़ा अमीर आदमी था उसने कभी भी कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है मानवता के लिए। वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, किनके, लोगों के, who renounced worldly possession and led saintly lives, है ना। आप उदाहरण के तौर पर बहुत से लोगों को देख सकते हो, जैसे गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने क्या करा, रिनाउंस किया। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग कर देना। त्याग किया किसका, वर्ल्डली पोजेशंस का। वर्ल्डली पोजेशन जानते हैं ना, जो चीजें हम अपने पास रखते हैं, हर एक चीज जो हमारे अंतर्गत आती है। और क्या किया, लेड किया, रहे किसमें, सेंटली लाइफ में ना। जिंदगी कैसी जी, उन्होंने संतों की तरह जिंदगी जी। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, अगर हम ध्यान दें तो महावीर हो गए। महावीर कितने बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या करा, उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने कपड़ों को तक का त्याग कर दिया, निवस्त्र रहे, दिगंबर अवस्था में रहे, ये दर्शाने के लिए कि मुझे कपड़ों से भी कोई प्यार नहीं। The Buddha gave up his kingdom and Tolstoy gave away his lands. अब यहाँ पर जो बुद्ध हैं उन्होंने क्या करा, किंगडम को छोड़ दिया, जो उनका राज्य है उसका त्याग कर दिया। और जो टॉलस्टॉय थे उन्होंने क्या करा, अपनी जगहों को, जो जगह होती है ना, लैंड, जो विस्तार पूर्वक अगर हम ध्यान से देखें, बड़े बड़े खेत खलियान वाली जो जगह होती है उसका भी त्याग कर दिया। एंड इनरिच्ड द वर्ल्ड विद देयर विजडम, और अपनी प्रज्ञा के द्वारा सारे संसार में क्या करा, बढ़ावा दिया, किसका, अच्छाई का, इनरिच किया, ऐड किया, क्या, बहुत सी चीजों को ऐड किया, इनरिच किया, बढ़ावा दिया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितनी बढ़िया बात जो है वो कही गई है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए, यहां पर दिया है कॉम्पोजिशन, पेज नंबर 12। अब आप लोगों को पेज नंबर 12 जो है वो खोलना होगा। राइट अ पैराग्राफ, आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, राइट करना है, अबाउट 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक जो टॉपिक दिया है इनके ऊपर, निम्नलिखित जो टॉपिक है फॉलोइंग। The real dignity of man lies not in what he has, but in what he is. है ना, अगर मैं मर्यादा की बात करूं, आदमी की जो असली मर्यादा है वो कहां पे लाया करती है, what he has, but in what he is। स्वाभाविक है
अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ठीक है, मान लिया, लेकिन अगर मैं आपको इस नज़रिए से देखूं कि जो कुछ है आपके पास इसीलिए आप अच्छे हो, तो आप क्या बोलोगे सर? देखिए, यहाँ पर साफ साफ तरीके से कहा गया है कि जो डिग्निटी होती है आदमी की, वो उस पर लाई नहीं करती कि क्या है उसके पास, जबकि लाई करती है उसके होने पे वो क्या है। स्वाभाविक है ना? अगर स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखो कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मैंने मान लिया, आपके दोस्तों ने मान लिया, इस बेसिस पर कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप लोगों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी के पास सब कुछ है लेकिन आप खुद अच्छे नहीं हो, तो मेरे हिसाब से जो रियल मर्यादा है, जो डिग्निटी है आदमी की, वो आप में नहीं है। तो वही बात जो है यहाँ पर कही जा रही है, इसी लाइन को हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना था और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर आंसर दिया है, मैनी पीपल बिलीव दैट दे वुड गेन ग्रेटर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी इफ दे हैड मोर वेल्थ। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पाओगे, यहाँ दिया है मैनी पीपल। मैनी पीपल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग, ठीक है, बिलीव, ऐसा विश्वास करते हैं, दैट दे वुड गेन ग्रेटर रिस्पेक्ट, उनको ना बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, कहाँ पर? सोसाइटी में। इफ दे हैड मोर वेल्थ, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ हो। देखिए स्टूडेंट्स, वेल्थ को हम किससे जोड़ते हैं? अगर मैं बात करता हूं वेल्थ की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वेल्थ है, यह वेल्थ जो है इसको हम जोड़ते हैं मनी से। जिस भी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा मनी है, बहुत सारा पैसा है, उसको हम क्या कहते हैं? वो बहुत महान आदमी है। यानी कि होना, यहां बात हो रही है किसकी? होना। उसके पास क्या है यह मायने रखता है उसके लिए, जो लोग चाहते हैं दिखावा करना, ठीक है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं दैट दे वुड गेन ग्रेटर रिस्पेक्ट, है ना, यानी उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में इफ दे हैड मोर वेल्थ, यदि उनके पास बहुत पैसा होगा। बट दे फाइंड इट इज अ फॉलिसी। अब फॉलिसी का मतलब क्या होता है? देखिए, फॉलिसी जो है, पॉलिसी, इसका मतलब ये होता है कि कोई परेशानी हो सकती है या आप बोल सकते हैं कोई गलती, है ना, बट दे फाइंड इट एज अ पॉलिसी। लेकिन ये चीज क्या? एक पॉलिसी है, गलत है। बिकॉज वेल्थ कम्स इन 1000 वेज, क्योंकि जो वेल्थ है वो 1000 तरीकों से आती है, एंड मोस्ट ऑफ द वेज आर नॉट रिस्पेक्टेबल। अब पॉलिसी का मतलब गलत है ना, पॉलिसी से आप ही समझ सकते हो। देखिए, हमेशा जब भी ऐसे वर्ड आए, पॉलिसी ना, कठिन कठिन वर्ड आते हैं, तो उनको आपको क्या करना है? हाईलाइट करके रखना है। एक तरह से आप मान सकते हो कि ये गलत तरीका है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो पैसा है उसका आने का जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं क्या है? बहुत ज़्यादा गलत है ना। आप लोग नोटिस करते हो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बहुत बहुत पैसा अवेलेबल है, लेकिन अब ये पैसा कैसे आ रहा है, ये पैसा उनके पास किस तरह से मौजूद है, ये मायने रखता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसको समझना कहीं ना कहीं एक गलत बात है ना, पॉलिसी है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, रिस्पेक्टेबल। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है अभी करंटली मोदी जी ने क्या करा है? 2000 रुपए की नोटबंदी करवा दी है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं क्या होगा, नोटबंदी होने से स्वाभाविक है जो लोगों के पास बहुत पैसा है वो लोग क्या करने वाले हैं? वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, उनका पैसा व्यर्थ हो जाएगा। तो यही बात है। तो यहां पर इस बात को कनेक्ट कर सकते हो कि लोग क्या करते हैं? अंधाधुंध पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, जो कि बहुत गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। वेल्थ कैन कम थ्रू इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? सालों सालों से क्या होता है? पुश्तैनी खजाना आपके पास इकट्ठा हो जाए
उदाहरण के तौर पर मेरे दादाजी बहुत अमीर हैं और अब मेरे पास भी उनकी ज़्यादा जायदाद है, वो मेरे पास आ गई और उससे क्या हुआ, अब मैं भी अमीर हो गया। तो इनहेरिटेंस है ना, मतलब इस तरह से एक हेरिडेटरी लोगों के पास आते जाना वो चीज़ें। तो थ्रू विनिंग अ जैकपॉट, एक तो आपको आपके वंश अनुगत तौर पर मिल गया, इनहेरिटेंस के तौर पर मिल गया। थ्रू किसके द्वारा, विनिंग अ जैकपॉट, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे यहाँ पर एक लड़का गया था कौन बढ़ेगा करोड़पति खेलने के लिए, एक बहुत अच्छा गेम है। तो है ना, आप लोग जानते हो कि बहुत प्यारे तरीके से हमारे अमिताभ बच्चन जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को बताते हैं कि कैसे करोड़पति बनना है, इसका एडवर्टीजमेंट वगैरह आता है। तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम भी सीरियल में जाएं और वहाँ पे पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा, उसके अनुरूप हम आंसर दे देंगे। तो लॉटरी के तौर पर क्या होता है, 1 करोड़ आदमी जीत जाता है। तो स्वाभाविक है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। देयर व्हाट हैपन, लोग जाते हैं और अप्लाई करते हैं और जैकपॉट उनका लग जाता है। थ्रू स्मगलिंग, अब देखिए आप लोगों ने सुना होगा, पिक्चरें देखी होंगी आपने बहुत सारी, जैसे एक पिक्चर थी माला माल वीकली, ठीक है, एक थी हेरा फेरी, है ना, और एक और आपने देखी होगी वेलकम। तो वहाँ पे बोलते हैं कि ये कुछ ऐसा आइटम्स होते हैं, है ना, जिनको हम नाम नहीं ले सकते, स्मगलर्स यूज़ करते हैं, जैसे पुड़िया बोलते हैं वे लोग कहते हैं कि बॉक्स, खोखा। तो ये क्या होता है, इनके अंदर ना कुछ चीज़ें डली होती हैं, इसके अंदर ड्रग्स होता है। तो ड्रग्स के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो यही बात है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों में लोग जाकर स्वाभाविक तौर से इनकी अदला बदली करके क्या करते हैं, पैसा कमा लेते हैं। और पैसा कमाने से क्या होता है, उनकी रोजी रोटी चलती तो है, लेकिन ये गलत काम जो है कहीं ना कहीं स्मगलिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो स्मगलिंग का कार्य जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए इसको रोकना चाहिए। तो स्मगलिंग करके लोग क्या करते हैं, तस्करी ना, स्मगलिंग का मतलब होता है तस्करी करना। चीटिंग, रोबिंग एंड मेनी अदर इमोरल एंड इलीगल वेज। अब देखिए यहाँ इमोरल है, ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है किसी को धोखा देना। चीटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना। लोग क्या करते हैं, लोगों को धोखा दे देते हैं, चीट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके यहाँ पर कोई है, ठीक है, मान लीजिए आप एक उदाहरण के तौर पर ना इमेजिन करिए कि ए लड़का है और एक बी लड़की है। ए लड़के ने क्या करा, बी लड़की को फंसा लिया और बी लड़की को प्यार के झांसे में लाकर उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने अंतर्गत करवा ली। तो कहीं ना कहीं ऐसे कर भी मनी का फ्लो जो है उस तक पहुंच गया। रॉबिंग एंड मैनी अदर इमोरल एंड इलीगल वेज ना, कहीं ना कहीं अनैतिक और कानूनी लीगल होता है कानूनी, और गैर कानूनी का मतलब होता है इलीगल। तो इलीगल तरीके से क्या करा, इलीगल तरीके से भी पैसे को ले लिया। ऑल दीज वेज हार्डली मेक अ मैन ग्रेट। कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जो तरीके होते हैं, इन तरीकों के माध्यम से लोगों को ना लगता है कि वो महान बन गए। स्वाभाविक है, गलत तरीके से पैसे कमाना कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। स्वाभाविक है, अगर मैं भी गलत तरीके से पैसा कमाकर काम करूंगा तो वो गलत है। भले ही मेरे पास पैसा आ गया है और मैं अपनी खुशी में मदोमस्त हूं, लेकिन स्वाभाविक है ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि पैसे कमाने का जो साधन है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। बट पीपल ऑफ कैरेक्टर एंड विजडम आर ट्रूली रिस्पेक्टेड। पर जो लोग होते हैं जिनका चरित्र बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और विजडम जो होता है उनका, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो लोग चरित्र के बहुत चोखे होते हैं, जिनके पास बहुत प्रज्ञा होता है। आप बोलोगे सर ये प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा का अर्थ होता है विजडम ना। आप बोलते हैं ना बहुत वाइज हैं, प्रज्ञावान हैं। हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं समाज में जो बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं, ठीक है, जो विजडम को रखते हैं। विजडम का अर्थ क्या होता है, विजडम का मतलब यही होता है प्रज्ञावान, जिसके पास ऐसा ज्ञान हो जो अमोघ हो। तो जिसका चरित्र बहुत बढ़िया है, जो बहुत विजडम को रखता है, ठीक है, आर ट्रूली रिस्पेक्टेड। उसकी क्या की जाती है, उसकी इज्जत की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखो, भगवान श्री राम का जो चरित्र है, हम उसका गुणगान इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं राम चरित्र जो है वो क्या है, अति सुहावना है। वहां पर आप इन दोनों का संगम देख सकते हो, चरित्र का और साथ ही साथ प्रज्ञा का, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि जब समुद्र को लांघना था तो उस समय भगवान राम ने क्या करा, समुद्र से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उसके बाद जब देखा
कि जो समुद्र है वो उनको रास्ता नहीं दे रहा, तो उन्होंने विजडम को उपयोग करा, उन्होंने क्रोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा, इस बात से समुद्र प्रकट हो गया। तो स्वाभाविक है चरित्र और आदमी की प्रज्ञा कहीं ना कहीं लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंस है रखती है। इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग सेंट्स एंड सन्यासी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है जो भारत है, अगर हम भारत की बात करते हैं, हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन, उसका बहुत बड़ा क्या है, ट्रेडिशन रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग जानिए, जब कभी भी हम बात करते हैं सभ्यता की, है ना, आप बात करते हो परंपराओं की, तो परंपराओं में हम कहीं ना कहीं ट्रेडिशन को लाते हैं ना। संस्कृति के बाद, संस्कृति का मतलब कल्चर होता है, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है, तो परंपरा हमारा ट्रेडिशन होता है। हमेशा से ट्रेडिशन जो चला आता है शुरुआत से, और हम क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे बहुत पहले से हम क्या करते आ रहे हैं, भगवान शिव को पानी चढ़ाते आ रहे हैं, दूध चढ़ाते आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये हमारी परंपरा है। तो उस परंपरा के अनुसार ही हम क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका पाठ करते हैं। तो यही चीज़ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया जो है उसको बहुत फॉलो करता है। तो इंडिया का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रेडिशन रहा है किसका, ऑफ रिस्पेक्टिंग सेंट्स। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हम लोग ना जो सेंट्स हैं हमारे, अब सेंट ना, सेंट जानते हैं क्या होता है, महामुनि लोग। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं सेंट की बात करूं तो आप लोग समझ जाइए कि सन्यासी से भी आप उनको जोड़ सकते हो। अब आपने सुना होगा ऋषि अगस्त, बहुत फेमस नाम है, सप्त ऋषि मंडल, जो 7 तारों का मंडल है। तो जो साधु लोग होते हैं उनको हम सेंट कहते हैं। जो लोग संत हैं ना, संत जो लोग बहुत अच्छे विचार वाले होते हैं उनको हम ये कहते हैं। तो स्वाभाविक ही संत, अब संत की उपाधि जो है बहुत सारे लोगों को दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन इमर्ज होता है कि संत, साधु, ऋषि, इनमें क्या अंतर है। सब कहीं ना कहीं एक ही होते हैं, बट डिपेंड करता है उनके कार्य। तो यहाँ पर हम संतों की बात कर रहे हैं। सन्यासी का अर्थ क्या होता है, देखिए सन्यासी वो होता है ना, अगर मैं सन्यासी की बात करूं, अगर सन्यासी ना, आप सन्यासी की अगर बात करो तो कहीं ना कहीं सन्यासी एक ऐसा आदमी होता है ना, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, सब कुछ त्याग देता है ना। सन्यासी उसको कहते हैं जो त्यागी है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर त्यागी, त्यागी का अर्थ क्या होता है, जो चीजों को छोड़ देता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप गीता की बात करो तो गीता में साफ साफ कहा है कि व्यक्ति वही है जो क्या करता है, सन्यासी अर्थात वह व्यक्ति जो अपने अंदर की ईर्ष्या, अपने द्वेष, इन सब चीजों का त्याग कर देता है, वो सच्चा सन्यासी कहलाता है। इवन द रिचेस्ट मैन बो टू देम। इसी कारणवश क्या होता है, जो अमीर आदमी होते हैं वे भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इट इज ओनली कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी दैट मेक अ मैन ग्रेट। जो आदमी है उसको ऊंचा बनाने वाली बात क्या है, उसको ऊंचा बनाने वाली बात है उसकी कैरेक्टर और उसका इंटीग्रिटी, है ना, उसकी आंतरिक भावनाएं ना। आपने सुना होगा कि बहुत अच्छे से एथिक्स एंड इंटीग्रिटी दोनों चीजें आदमी के अंदर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को जोड़ने वाला भाव, लोगों के साथ जुड़ने का भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब देखिए यहां पर बी आ रहा है, बी टॉपिक में दिया है द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। अब यहां पर आप देख सकते हो दिया है क्राउन और एक दिया है ग्लोरी। यहां पर क्राउन का मतलब क्या होता है, क्राउन का मतलब होता है ताज, ग्लोरी का मतलब होता है यश। ठीक है, आप देख सकते हो क्राउन का मतलब होता है ताज और ग्लोरी का मतलब होता है यश। तो द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। क्या आपको लगता है जो ताज है, जो यश है, वही जिंदगी का क्या है, चरित्र है? अब देखिए यहां पर दिया है कैरेक्टर। कैरेक्टर इज व्हाट गिव्स मैन इनर ग्लो। आप लोग सनस्क्रीन लगाते होंगे जब कहीं पे भी जाते होंगे, तो धूप से बचने के लिए चलो सनस्क्रीन लगा लें, तो धूप क्या करेगी, हमारे अंदर नहीं जा पाएगी। आप लोगों ने सुना होगा जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उनके पास बैठते ही एक अच्छे भाव अंदर से आने लग जाते हैं।
इसीलिए आने लगते हैं क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा विचारधाराओं के साथ अपने आप को ओतप्रोत करके रखते हैं। तो स्वाभाविक है जो उनकी विचारधारा जो भीतर चल रही है वो क्या है, एक लाइट की तरह ग्लो करती है। तो वही चीज है इनर ग्लो। चरित्र क्या करता है, आदमी के भीतरी भाव को दर्शाता है। वेल्थ एंड पोजीशन डू नॉट मेक अ मैन ग्रेट। देखिए एक आदमी को उसके जो वेल्थ है ना, जो अमीरीपना है, जो उसके पास पैसा है, वो उसको कभी भी महान नहीं बना सकता ना, ग्रेट नहीं बना सकता। ग्रेट का मतलब महान ना, आप उसको ऐसी भी, एक मिनट, आप उसको ऐसे भी मान सकते हो बड़ा व्यक्ति ना, ग्रेट, महान ना, महान। तो हम यहाँ पर इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। इन द आवर ऑफ क्राइसिस ना, जब कभी भी संकट का समय आता है, आवर ऑफ क्राइसिस का मतलब क्या होता है, आवर ऑफ क्राइसिस का मतलब होता है संकट की घड़ी। इट इज नॉट वेल्थ दैट कैन गिव मैन करेज। अब देखिए जो साहस है, जब हम करेज की बात करते हैं तो साहस जो है आदमी को इस तरह से नहीं मिलता है। साहस को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, साहस को प्राप्त करने का तरीका धन दौलत में निहित नहीं है। क्यों निहित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं धन और दौलत व्यक्ति को ऊपर उसकी पराकाष्ठा के पार ले जाने में सहायता नहीं करती। ऑब्वियसली क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, आदमी के भीतर एक भाव होता है कुछ कर गुजरने का, लेकिन वो भाव तब तक नहीं आ पाता जब तक व्यक्ति अपने भीतर से, अपने अंदर से सेवा का भाव ना लाए। तो वही बात है, जो वेल्थ है, जिसके पास पैसा है, अगर वो दूसरों की सहायता करता है तो कहीं ना कहीं उसके चरित्र में चार चांद लगने की कोई चांसेस हैं। लेकिन जो आदमी जिसके पास वेल्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और लोगों की सहायता करता है, उदाहरण के तौर पर आप कबीर दास जी को सुन सकते हो। कबीर दास जो थे वो बहुत महान व्यक्ति थे, और वे अपनी पत्नी के साथ क्या करते थे, रहते थे। तो एक बार की बात है जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि देखिए, मतलब पुराने समय में क्या करते थे, हस्बैंड का नाम लेकर नहीं बुलाते थे। तो उन्होंने बोला ए जी सुनिए। तो उन्होंने बोला जी बोलिए। वो बोलती हैं कि देखो बात यहाँ पर यह है कि मैं अब आपका काम नहीं करूँगी, हमारे बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और उसके बाद भी आप साधु संतों को खाना खाने के लिए बुला लेते हो। तो वो बोलते हैं अगर तुमको मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं मानना तो तुम जा सकती हो, क्योंकि मेरा कार्य तो है लोगों की सेवा करना। तो उन्होंने बोला हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, और मुनीम जी को तो हमने ऑलरेडी पैसा देके रखा हुआ है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कबीर बोलते तुम वापस जाओ उनके पास और उनको मनाओ। तो यहाँ पर जब उनकी पत्नी जाती है मुनीम के पास, तो मुनीम उनसे बोलता है कि देखो है ना, तुम बड़ी खूबसूरत हो तो तुम मेरे साथ आ जाओ। तो इस विषय को लेकर उसकी जो पत्नी है वो बड़ी उदास हुई, और उसने सोचा कि कहीं ना कहीं अगर मैं इसके संबंध बनाऊंगी तो कबीर को कहीं धक्का ना लगे, क्योंकि मेरे को तो उनके लिए सामान लेकर आना ही है किसी भी हालत में। तो उसकी बात जो थी वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि जो मुनीम था उसका कर्तव्य था कि अगर उन्होंने पैसे नहीं भरे तो हो सकता था वो कबीर दास जी के पास आकर बोलता। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, पत्नी से उसने बोला कि मैं आपके संबंध बनाना चाहता हूं, आप आ जाइएगा कल। तो पत्नी ने क्या कहा, उसने बोला मैं आ जाऊंगी, और उसके बदले में उसने क्या करा, उनको बहुत सारा खाने पीने का सामान दे दिया। तो पत्नी की बात जो है, अपने पति की बात तो पत्नी ने रख दी, अब पत्नी को क्या करना पड़ा, वहां पर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कबीर दास जी को बोला कि देखो मैंने मुनीम जी को ये बात बताई थी कि अगर मैं ऐसा करूंगी, अगर आपसे पैसा लूंगी, अगर आपका सामान मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगी तो आपके साथ एक रात बिताऊंगी। तो इस विषय को लेकर कबीर ने बोला इतनी सी बात थी, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ एक रात बिताने के लिए। तो उसके साथ तो कबीर दास जी उनको अपने हाथों के साथ उठाकर, छाता लगाकर, बारिश हो रही थी तो लेकर गए। इस विषय को लेकर क्या होता है, इस विषय को लेकर जब वो मुनीम रहता है, जो किराने वाला आदमी होता है, वो शर्म से सार हो जाता है। उसको लगता है कि खुद कबीर अपनी पत्नी को लेकर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि स्वाभाविक एक महान व्यक्ति के लिए शारीरिक आकर्षण का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। कबीर ने यहाँ पर साफ साफ दर्शाया कि ये शरीर है, इस शरीर के ऊपर स्थित जो हमारी मोह माया है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो भोगी प्रवृत्ति थी किराने वाले की वो खत्म हो गई, वो चरणों में गिर गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एक चरित्र जो होता है वो आदमी को करेज देता है, उसको शक्ति देता है।
लेकिन वेल्थ जो है वो कभी शक्ति नहीं देता। आप सोचो वो शर्मसार हो गया, उसको शर्म आ गई कि देखो मैं किसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने वाला था, और देखो उनका पति खुद में अपनी पत्नी को लेकर आ गया, अपनी पत्नी को। तो इस बात को लेकर उसके अंदर जो भाव आए, जो चरित्र की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिस चरित्र को ऊंचा हम कहते हैं, वो वही है जो आदमी क्या करता है, हर चीज के ऊपर उठा होता है और समाज के लिए कार्य करता है, वही चरित्रवान आदमी कहलाता है। हेल्प्स अ मैन टू फेस मिसफॉर्च्यून विद फॉर्टिट्यूड। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बट इट्स कैरेक्टर दैट हेल्प्स अ मैन। जो उसका चरित्र होता है, देखिए वेल्थ तो कभी किसी को करेज नहीं दे सकता, लेकिन जो चरित्र होता है दैट हेल्प्स अ मैन, वही क्या करता है, मदद करता है आदमी की। मैंने बोला आपसे ना कि मदद करता है आदमी की टू फेस मिसफॉर्च्यून्स। अब मिसफॉर्च्यून्स का मतलब क्या होता है, जो बदनसीबी होती है। आप लोग देखिए, ऐसा आपने कभी सोचा नहीं है कि संसार में कुछ लोग इतने अच्छे से जी रहे हैं ना, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है और कुछ लोग जिंदगी जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दो तरह के लोगों को आप देख सकते हो। एक ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं काम करने के लिए। कोई कहीं पे काम कर रहा है, कोई कहीं जाके काम कर रहा है, पैसा नहीं है, घर चलाना है। और कुछ लोगों के पास इतना पैसा है लेकिन उसके बाद वो किस लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना स्टारडम दिखाने के लिए। स्वाभाविक है ना। तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो दोनों तरफ ही चल रहा है, इसके बीच का गैप कभी कंप्लीट तो नहीं होने वाला। तो क्या होता है, हर एक आदमी का मिसफॉर्च्यून होता है, हर एक आदमी के अंदर ना क्या होता है, कहीं ना कहीं उसके जो पूर्व कर्म के जो फल हैं उसके पास आ जाते हैं। इस कारणवश क्या होता है, उस आदमी को इस जीवन में उन कर्मों का फल जो है भोगना पड़ता है। निसंदेह जीवन में इन कर्मों का फल भोगने का कारण क्या है, जो हमने पूर्व जन्मों में किया, वही कर्म हमारे सामने आते हैं। आप देखोगे कुछ बच्चे जो होते हैं बचपन से बहुत अच्छा करते हैं, आगे जाते हैं, आगे गए और उनका जीवन एकदम गया, और एक स्लाइड जीवन जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म फल जो होता है उनके आगे लगा रहता है। कुछ लोगों का जीवन बहुत टफ तरीके से बीतता है, जहां उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद वे आगे जा पाते हैं। तो स्वाभाविक है जो आदमी का चरित्र होता है। अब भगवान राम को आप सभी जानते हैं, मैंने एक कहानी सुनाई थी कि क्या हुआ था जब नारद मुनि ने क्या करा था, शाप दिया था भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु राम के रूप में धरती में जन्मे थे, तो उन्होंने क्या करा, अपना चरित्र इतना ऊंचा रखा कि जो शाप था यानी जो मिसफॉर्च्यून था वो बिल्कुल घट गया। और भगवान राम ने क्या करा, विथ फॉर्टिट्यूड, धैर्य के साथ चीजों को संभाला। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, जो चरित्रवान होता है, जो कैरेक्टर होता है, हेल्प करता है आदमी को अपने जो मिसफॉर्च्यून है से लड़ने के लिए। किससे? धैर्यता पूर्वक, है ना। धैर्यता के साथ आप क्या कर सकते हो, उससे लड़ सकते हो। वेल्थ एंड पोजीशन मेक अ मैन अपीयर टू शाइन। अगर मैं बात करूं वेल्थ की, वेल्थ क्या होता है आपको मैंने बता दिया। पोजीशन क्या होते हैं, वो चीजें जो आपके अंडर में आती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला आपका घर ना, घर आपके पोजीशन में है, कार आपके पोजीशन में है, वो क्या करती है, आदमी को, मैन अपीयर टू शाइन, वो आदमी को चमकाती है। आप विश्वास नहीं करोगे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ उसका पोजीशन है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसको कहीं ना कहीं क्या करती है, लोगों से अलग बनाती है। मैन अपीयर टू शाइन, उससे आदमी क्या करता है, चमकता है। एज द रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन विंडो पैन्स ना, जैसे कि विंडो पैन्स, आपने विंडो की खिड़की देखी होगी, उस पर कैसे प्रकाश जाता है तो उससे क्या होता है, वो शाइन करने लगता है। तो वैसी स्थिति यहाँ पर भी आ जाती है। तो ये दोनों चीजें क्या करती हैं, आदमी को कहीं ना कहीं उसको ऐसा दर्शाते हैं कि ये बहुत महान है, बहुत महान है, इसके पास बहुत पैसा है। बट वेन द सन सेट्स, लेकिन जब क्या होता है, सूर्य अस्त होता है, सन गिरता है ना, सन भी तो अस्त होने की स्थिति पर आता है, धरती तो गोल घूमती है। देयर कैन बी अ ग्लो ओनली इफ देयर इज अ लाइट विद इन, है ना। लेकिन अब क्या होगा, लाइट अगर अंदर से है तो ही तो क्या होने वाला है ना। आप देख पाओगे कि घर में लाइट रहेगी, ऊर्जा रहेगी। तो यहाँ पर उदाहरण ये दिया गया है कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, जब सूर्य की रोशनी जो है आपकी खिड़की पर पड़ती है तो उससे क्या होता है, आपकी खिड़की चमकने लगती है, स्वाभाविक है। लेकिन जब सूर्य का जो किरणों का जो प्रभाव है, जब वो धूमिल हो उठता है, जब हम कहते हैं कि जब वो सूर्यास्त हो रहा है, तो उस क्षण आप एक चीज को महसूस कर पाओगे, और वो ये है कि अगर घर में लाइट जल रही हो
तो स्वाभाविक है आप लोग अपने घर में रह पाओगे। तो यही बात है, वेल्थ क्या है, उन किरणों की तरह है जो आपको चमका रही है थोड़े समय के लिए, लेकिन जब लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, इनर लाइट जो है आपकी, वो आपके लिए क्या बनेगी, आपके लिए सहायक बनेगी। सिमिलरली अ मैन मे अपीयर टू बी ग्रेट। अब उदाहरण के तौर पर यहां पर देखिए ना, इसी तरह आदमी भी क्या करता है, आदमी सोचता है ना, मे अपीयर टू बी ग्रेट, दिखाता है कि वो कितना ग्रेट है, कितना महान है। व्हेन ही हैज वेल्थ ना, जब उसके पास वेल्थ होती है, आपने देखा होगा जिन लोगों के पास गाड़ी होती है, बहुत कुछ होता है, तो वो दिखाते हैं ना बहुत महान है, लोगों के आगे पीछे घूमने लगते हैं, जैसे कुत्ते घूमते हैं ना, पिल्ले, इस तरह से आगे पीछे घूमेंगे दुम हिलाकर, जैसे बहुत बड़ा काम है, उनको लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन रियलिटी ये होती है, जो चरित्रवान आदमी होता है, जिसका चरित्र बहुत चोखा है, उस व्यक्ति के सामने सारा संसार इसलिए नहीं झुका होता कि उसके पास पैसा है, इसलिए झुका होता है क्योंकि उसका व्यवहार, उसकी कुशलता उस आदमी को बहुत आगे लेकर जाती है। His true worth is seen when he loses wealth, और उसका जो असली चेहरा है वो तब सामने आता है जब वो क्या करता है, अपनी वेल्थ को खो देता है। Indeed, character does not make only a man great। इसीलिए वास्तव में अगर देखा जाए तो कैरेक्टर सिर्फ आदमी को महान ही नहीं बनाता, बट अ नेशन बिकम्स ग्रेट ना, आदमी सिर्फ इससे महान ही नहीं बनता, लेकिन इससे क्या होता है, जो हमारा पूरा राष्ट्र है, जो पूरा हमारा, आप देखते हैं ना जहां हम रहते हैं, वो क्या होता है, वो बहुत ग्रेट हो जाता है। इफ देयर आर मैन वुमेन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अगर हमारे देश में उच्च चरित्र वाले, मॉरल फाइबर वाले लोग होंगे तो स्वाभाविक है क्या होगा, हमारा देश जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना, कैरेक्टर को और कोई मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा मॉरल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि इस डिस्कशन में आप लोगों को कुछ भी इनकम्प्लीट लगा होगा, सब कुछ हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अगर इसके अलावा भी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर आप लोग बता सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब यहां पर आते हैं एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 12। अब यहां पर 12वां पेज नंबर खोलिए आप लोग। डिक्शनरी यूज, डिक्शनरी यूज अब आप लोगों को पता है, एक बड़ी मोटी सी डिक्शनरी की किताब आती है, मेरे पास तो है, मेरे को उम्मीद होनी चाहिए कि आप लोगों के पास भी, अगर आप लोगों के पास हो तो कमेंट सेक्शन में कम से कम आप H डाल दीजिएगा, है ना, आई हैव डाल दीजिएगा, जो भी हो, ताकि मुझे पता चले कि डिक्शनरी यूज आप लोग करते हो। अब देखिए वर्ड स्टडी यानी शब्दों की पढ़ाई, जब हम 11वीं कक्षा में थे उस क्षण भी मैंने आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे तरीके से बताई थी, डिक्शनरी का यूज करिए। भले ही आज हमारी गूगल दीदी आ गई हैं, ठीक है, गूगल दीदी आ चुकी है हमारी, वो क्या करती हैं, फटाक से हमको तुरंत क्या करती हैं, मीनिंग बता देती हैं, पर डिक्शनरी जो है ना, उससे पढ़ने का मजा ही अलग होता है। अब देखिए करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए यहां पर अब आप लोगों को यहां पर वर्ड दिए हुए हैं, अब ये वर्ड्स जो हैं ऑलरेडी आपको पता है, आप लोगों ने इनको पढ़ा हुआ है, इनको आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इन वर्ड्स में देखेंगे कि कहां पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है, और उसके बदौलत ही हम क्या करेंगे, समझने का और आगे तक प्रयास करेंगे। तो देखिए यहां पर पहला वर्ड जो है वो यहां पर दिया है, चलिए देखते हैं। यहां दिया है डिसुएड, ऑक्यूपेशन, वॉटरीज, इमोरलिटी ना, अनएडल्ट्रेटेड। अब मैं बोल तो रहा हूं बिल्कुल सही सही, लेकिन लिखा यहां पे बिल्कुल गलत गलत। जब भी आप लोगों को यहां पर आए कि करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, चैप्टर जब भी हम रीड करते हैं ना, आपने चैप्टर देखा होगा, चैप्टर में कुछ वर्ड्स होते हैं जो हाईलाइट होते हैं, उन्हें क्या करना है, आपको रोज देखना है, डेली, क्योंकि अब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में आ चुके, और 12th स्टैंडर्ड में हमारे लिए हर एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहां पर थोड़ा पैटर्न चेंज किया है कि हम और इलॉबरेट जा रहे हैं, चीजों को और समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं मैं कि अगर मैंने लिखा है यहां पर, चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। यहां लिखा मैंने करेक्ट, लिखा मैंने करेक्ट। अब आप बोलोगे तुरंत, सर ये स्पेलिंग तो गलत है,
जो समझदार हैं वो लोग बोलेंगे सर ये स्पेलिंग गलत है। कैसे गलत है? क्यों? क्योंकि आपने यहां पर पढ़ा है करेक्ट में डबल आर आता है, ठीक है। अब यहां पर एक और आर लगाएंगे, तो अब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझे यहां पर क्या कहा जा रहा है। देखिए आप लोग रीडिंग करने मात्र से चीजों को समझ नहीं पाओगे, आपको बोलना है, लिखना है और समझना है। तो बार बार जब एक वर्ड को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप लोगों का जो माइंड है ऑब्वियसली उस बात को पकड़ लेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आप देखिए यहां पे डिसवेडेड है, डिसवेड मना करना, किसी को रोकना ना, रोकने वाली बात यहां पर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने क्या किया, डिसवेडेड ना, यहां पर हमने क्या किया, डबल एस लगाया। तो अब देखिए, अब इसको वापस पढ़िए, पढ़ा आपने DISSUADED। अब आपको समझ में आ गया, आ गया। अब मैंने हटा दिया, अब क्या करो, आप वापस से क्या करो, इसको वापस से लिखने की कोशिश करो। अब आपने देखा कि यहां पर डबल एस आएगा, अब लिखो इसको ऐसे। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। हम बार बार लिखकर देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, यहां पर तो डबल एस आएगा। चलिए अब यहां पर आ जाते हैं, ऑक्यूपेशन। अब देखिए ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, काम करना, है ना। कोई भी काम हम करते हैं अपनी लाइफ में, हर आदमी का कोई ना कोई काम होता है। जैसे आई एम अ टीचर, ओके, अगर आप ध्यान दो तो आपके यहाँ के मम्मी पापा शायद कोई बैंक में होगा, हो सकता है कोई IAS हो सकता है कोई IPS हो, तो कोई ना कोई ऑक्यूपेशन में जुड़ा होगा। अब आपने हमेशा ऑक्यूपेशन का मतलब समझा है, और आप लोगों को वर्ड अगर आपने रीड किया होगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पर कुछ तो मिसिंग हो रहा है। तो देखिए यहां पर क्या मिस था, देखिए यहां पर एक ही सी दिया है जबकि डबल सी आता है, ऑक्यूपेशन। अब उदाहरण के तौर पर मैंने इसको हटा दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब एग्जाम में ऐसा आ जाए, तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। अब सर ने तो यहां पर डबल सी का कह दिया था, रीड कर लो। अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप। अब देखो यहां पर शन है, साउंड देखो, शन आ रहा है, टन नहीं आ रहा है यहां पर। तो समझो, साउंड को भी समझने का प्रयास करो, फोनेटिक्स पे ध्यान दो। अब यहां पर टन नहीं है, शन है ये, है ना। तो यहां पर आई आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में आपको क्या किया जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है। कंफ्यूजन के लिए यहां से आई हटा देंगे। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही होता है, और बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, बच्चों की एक एक मार्क्स जो है ऐसे ही माइनस हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो बोलते हैं हमने तो किताब में पढ़ा था, हम किताब पढ़कर गए, लेकिन हम लोगों से वो चीज बनी नहीं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ऑक्यूपेशन। तो अब मुझे लगता है कि आपको याद होगा, आ गया होगा OCCUPATION, ऑक्यूपेशन। अब यहां पर दिया है वाटरीज। अब देखिए वाटरीज जो है ना, वाटरीज एक वर्ड होता है, मैंने वाटरीज लिखा है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, डिवोटीज ना, भक्त लोग ना, जो लोग किसी से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, और वो क्या है, ए, वाटरीज। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसको वापस से मैं यहां पे हटा दूंगा, ठीक है। वापस से आप क्या करोगे, लिखकर देखोगे कि नहीं, VOT वाटरीज, ARIES। समझ में आ गया। अब मान लो कि मैंने क्या करा, अब यहां पर मैंने आपको दे दिया ये वर्ड वाटरीज, तो अब आपको ये वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोगों को एग्जाम में ऐसा आ जाए, तो अब आप बताओ यहां पर क्या गलत हुआ। स्वाभाविक है, यहां पर भी आपको पता है कि यहां पर ये नहीं आएगा, यहां पर आई आएगा। देखिए साउंड है ना, ई से, तो आप बोलोगे सर ई है तो डबल ई भी तो आ सकता है, नहीं। स्पेलिंग्स का ध्यान आपको बहुत रखना है। अब आप लोग देखिए यहां पर इमोरलिटी, अनैतिकता। स्वाभाविक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को पता होगा क्योंकि आपने बहुत बार मोरल पढ़ा है। तो हम यहां पर क्या लगा रहे हैं, इम लगा रहे हैं, इमोरल
ना। यहां पर क्या होगा, इमोरालिटी, तो यहां पर क्या आएगा, इमोरालिटी, तो यहां पर हमने इम को जोड़ा है, ठीक है, तो इमोरालिटी अनैतिकता है। यहां पर हमने क्या करा, अनएडल्टरेटेड ना, अन भी जोड़ा। लेकिन अब यहां पर देखिए, यहां पर आप जैसे पढ़ रहे हैं, अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं। उदाहरण के तौर पर यदि आप लोगों को ऐसे वर्ड आ गए अनएडल्टरेटेड, और ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, आपने देखा कि सर यहां पर तो ठीक है, हमने अनएडल्ट तक तो समझ में आ गया, अब इरेटेड, अब ये यहां पर हम क्या करें, कहां पर कहीं ना कहीं ए तो आना है, पर अब ए कैसे आएगा, तो एक बार याद करो कैसे पढ़ा था हमने, अनएडल्टरेटेड, ट्रेटेड। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको करना है, हमको समझना है बोलकर। अब हमको पता चल गया कि यहां तक तो सही है, अनएडल्ट, एडल्ट तक सही है, ट्रेटेड है वो ना, अडल्टरेटेड नहीं, ट्रेटेड है, तो ट्रेटेड, तो स्वाभाविक साउंड जैसी आपने पकड़ा वैसे आपने क्या करा, यहां पर ए लगाया, इतना हटाया, अनट्रेटेड कर दिया आपने। तो यहां पर क्या हुआ, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझना चालू किया। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं हम ना, एक मैं आपके लिए यहां पर बताऊंगा। अब जैसे यहां पर लिखा है स्पेलिंग, ठीक है, अब देखो यहां पर क्या गलत हुआ, यहां पर डबल एल आएगा क्योंकि आपने यहां पर पढ़ा है, और स्पेलिंग ना, तो स्वाभाविक है इस तरह से क्या होता है, वर्ड स्टडी की जाती है। अब यहां पर दिया डिक्शनरी, डिक्शनरी क्यों, इसीलिए कहा गया है कि अगर आप लोग रट लोगे, रटना नहीं है, आपको पढ़ना है, रीडिंग करनी है, रीडिंग करने से क्या होगा, आपको करेक्शन समझ में आएगा। अब यहां है मटेरियलिज्म, भौतिकवाद। अब देखिए यहां पर देखिए MAT मटे रियलिज्म। अब देखिए यहां पर भी कुछ ना कुछ तो गलत दिख ही रहा है ना। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बहुत बहुत इजी है ये, इसमें आएगा ई, बस बाकी सब कुछ सही। हम बोलते हैं ना मटेरियलिज्म नहीं बोलते, मटेरियलिज्म बोलते हैं, तो यहां पर ई आ जाएगा। बिलीफ बोलते हैं, यहां पर क्या दिया, यहां पर बिलीफ साउंड तो आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या होगा, IE होगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, और अब आप लोगों ने बोला सर साउंड भी सही निकल रहा है, सब कुछ सही निकल रहा है, लेकिन जो समझदार बच्चा है, जिसने रीडिंग की है, जो लोग रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने से क्या होता है, आपको ना वर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं। तो वही चीज है यहां पर बिलीफ, बिलीफ, तो इसको समझिए बिलीफ, तो हम क्या करेंगे यहां पर IEF बिलीफ। अब आप लोग क्या करिए, इसको से लिख कर देखिए BELIEF, ठीक है, और गलत वाला क्या होगा, गलत भी लिख कर देखिए ऐसे बिलीफ, तो और कंपेयर करिए कि सही कौन सा, तो ये वाला सही है। तो आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए ताकि आपको समझ में आए। मैडनिंग हो जाना है ना, गुस्से में आ जाना, अनॉइड, तो यहां पर क्या होगा, डी आता है तो डबल डी आ गया, और ई नहीं लगाता यहां पर तो DE लगाया हमने। अब देखिए इंग्रेव, अंकित हो जाना, अंकित। अब आप लोग देखिए कोई चीज ना अंकित हो जाती है, इंग्रेव होना, तो यहां पर भी स्पेलिंग क्या होगी, AVA आएगा, ठीक है। हार्मनी है ना, समन्वय बनाना, तो यहां पर देखिए O हैगा, होगा बस, तो E नहीं आएगा यहां पर। तो कितनी इजीली हमने क्या करा, चीजों को समझा। यहां पर A आता है, यहां पर E आएगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। ऐसे वर्ड्स के लिए आप डिक्शनरी का यूज करिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से कोई मिस्टेक होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यदि आप लोगों से कोई मिस्टेक होती भी है तो उसको सुधारने का पूरा पूरा प्रयास करिए। और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है कि सर हमसे ऐसा नहीं बन रहा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर आप लोग मेरे को बता सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो यही है कि स्पेलिंग्स जो हैं उन पर आपको ध्यान देने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, और वो ये है कि आप लोग क्या करें, अपनी कॉपी बनाइए और उस कॉपी में इन सबको लिख कर रखिए। तो इससे क्या होगा, आप लोग इजीली इस चीज को समझ पाओगे, और उनको रीड बार बार करोगे तो आपको वो बनेगा। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, एक्सरसाइज 2, लुक अप अ डिक्शनरी। आपको क्या करना है, डिक्शनरी को देखना है एंड राइट टू मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स।
अब फॉलोइंग नहीं, निम्नलिखित, यहां पर रीजन दिया है, थिंकिंग दिया है, वांट्स दिया है, रुइन दिया है, कॉपी दिया है ना। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रीजन, थिंकिंग, वांट्स, रुइन और कॉपी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है। तो जब आप डिक्शनरी को ओपन करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो डिक्शनरी को ओपन करते ही आप लोगों के सामने ना 1 2 3 करके बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो आपको उन सभी सेंटेंसेस को चुनना है और उनकी मीनिंग बनाना है। द वन इन विच इट इज यूज इन द लेसन, एक तो आपको आपकी जो चैप्टर में दिया है उसको यूज करना है। अदर विच इज मोर कॉमन, और जो दूसरा जो सबसे ज्यादा क्या है, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा क्या है, सामान्य है। इस बात को आप समझ जाइए। चलिए, पहला वर्ड है रीजन। द इंटेलेक्चुअल फैकल्टी बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यही कहा जा रहा है कि एक इंटेलेक्चुअल फैकल्टी ना, दिमागदार फैकल्टी। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है। देखिए हमने सुना है ना बार बार कि आदमी का जो रीजन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस आदमी का रीजनिंग है, जिसकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, तो क्या होगा, वो बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को करना है, आपको ध्यान में रखना होगा, और यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉज और मोटिव ना, कोई कारण या मोटिव, रीजन हम बोलते हैं ना, क्या रीजन है भाई, किस लिए बच्चे को परेशान कर रहे हो। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि रीजन दो तरीके से होता है। एक तो रैशनल फैकल्टी, रीजनिंग वाली बात यहां पर आ जाती है, जहां से हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कंक्लूजन जो हैं, बड़े बड़े कंक्लूजन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको इन दोनों वर्ड्स को समझना है तो आप लोग ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना। लाइक आप सोचो कि आई हैव सम सर्टेन रीजंस इन माय माइंड ना, आप सोचो, इन वर्ड्स को यूज करो माइंड में बार बार। तो अगेन एंड अगेन जब आप वर्ड्स को यूज करोगे, समझने का प्रयास करोगे, तो क्या होगा, आप लोग बहुत इजीली क्या कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे और उन पर फोकस कर पाओगे। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम बात करते हैं दो ऐसे वर्ड्स की, तो यहां पर हमारा कारण यही होना चाहिए समझने का कि हम कोशिश करें उनको कनेक्ट करने की। तो रीजन का मतलब समझ में आ गया, कॉज यानी कारण, मोटिव भी कोई करने की इच्छा होती है ना, कुछ तो किसी कारणवश कोई कार्य होना। मैंने बोला कि कुछ कारण था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, ड्यू टू सम रीजन आई एम अनएबल टू कम। तो स्वाभाविक है कोई मोटिव था मेरा, और मोटिव क्या था, मैं थक गया था। ठीक है, तो अब यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब क्या होता है, ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, अपने बात को रखना ना, क्या है तुम्हारी सोच, क्या है तुम्हारी थिंकिंग। आप बोलते ना, ए भाई सुन, तेरी थिंकिंग कितनी बुरी है, तूने ऐसा क्यों कहा मेरी मदर को, तो तेरा ओपिनियन जो है वो बहुत गलत है। दूसरी चीज मत, इसको आप मत भी कह सकते हो। द प्रोसेस ऑफ थॉट ना, सोचने का तरीका थिंकिंग होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे मन में एक विचार चल रहा है कि कल मैं आप लोगों के लिए गुलाब जामुन लेकर आऊं और खुद ही खा जाऊं, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है सोचने की, है ना, सोच रहा हूं। अब वांट्स ना, वांट्स का मतलब क्या होता है, लैक करना, कमी होना किसी चीज की ना। मैं कुछ चाहता था, लैक है ना, डिजायर, कुछ चाहना, कुछ इच्छा करना ना। लैक का मतलब क्या होता है, कमी ना, मेरी इच्छा थी, वो चीज मुझे प्राप्त नहीं हो पाई, है ना, मेरे वांट्स पूरे नहीं हो पाए, लैक होना कोई चीज का। डिजायर, कोई इच्छा ना, आपने कोई इच्छा रखी अपने सामने कि मेरे को तो पापा आज क्या चाहिए, मेरे को तो आज एक चाहिए कार। आपके पापा ने बोला बेटा मैं तेरे को कार नहीं दिलाऊंगा, तू पहले हो जा 50 साल का। तो अब आप बोलो कि पापा क्या मजाक कर रहे हो, है ना, 50 साल की उम्र में तब तक तो मैं खुद ही कार लेकर बैठ जाऊंगा। तो बात यही है, मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि कैसे भी आप वर्ड्स को समझिए, कनेक्ट करिए ना। रूइन, स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल योर मनी। अब अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, एक अवस्था किसकी, जहां पर आपका पैसा जो है वो खो चुका है। होप ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, है ना, या आप कह सकते हो एक
सक्सेसफुल होने की कोशिश में आपने कहीं ना कहीं एक चीज़ों को खो दिया, तो यही बात है वेरी बैडली डैमेज, या बहुत बुरी तरीके से कोई चीज़ का नुकसान हो जाना। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला शी हैज़ रूइंड माई लाइफ, जस्ट द रीजन बिहाइंड इट इज दैट आई वॉज नॉट अ गुड बॉय, मैं अच्छा लड़का नहीं था, इसलिए उसने क्या कर चुकी थी, वो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर चुकी थी। तो यहाँ पर रूइंड का मतलब यही होता है कि मेरे पास पैसा नहीं था, सक्सेस नहीं, कुछ भी नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मैंने सब कुछ खो दिया। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से क्या होना, डैमेज हो जाना। द बिल्डिंग वॉज रूइंड बाय बाबर, है ना, उसको क्या कर दिया, डैमेज कर दिया गया उसके द्वारा। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं इस तरह समझी जाती हैं। तो इस चीज़ को आप समझो कि एक अवस्था होती है जहाँ पर आप कोई चीज़ खो दो ना, पैसे चला जाना है, कुछ चला जाना, कोई नुकसान वाली बात। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है कॉपी। कॉपी का मतलब तो आप सब लोग जानते हो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कॉपी कैट, है ना। कॉपी कैट, ये लड़का तो बड़ा कॉपी कैट है, मैं जैसा जैसा कर रहा हूं वैसा वैसा कॉपी करके निकलता जा रहा है, मम्मी से शिकायत करूंगा इसकी। तो यहां पर है कॉपी का मतलब एन इमिटेशन ना, किसी की कॉपी करना, आप किसी को देखकर उसकी तरह उतार रहे हो चीजों को। अ सिंगल स्पेसिमेन ऑफ समथिंग। अब यहां पर स्पेसिमेन क्या होता है, चलो आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक असाइनमेंट है ना, मेरे पास उदाहरण के तौर पे देखिए कि मेरे पास एक फाइल है, फाइल के अंदर कुछ पन्ने हैं। ठीक है, अब मैं उसको क्या कह रहा हूं, एक स्पेसिमेन मान रहा हूं। तो अगर मैं उसकी कॉपी करा लूं, आप जाते हो ना कॉपी करने के लिए, सर कॉपी कर दो उसकी, तो अ सिंगल स्पेसिमेन ऑफ समथिंग, कोई कॉपी उसी चीज की जो डुप्लीकेट चीज ना, कॉपी कह सकते हो आप। चलिए अब यहां पर हम आ रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन में, पेज नंबर 12 वाला पार्ट आप देख लें। रीड केयरफुली द फॉलोइंग सेंटेंस टेकन फ्रॉम द लेसन। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दी है वो दिया है रीड केयरफुली, अच्छे से पढ़ाई करो ना, पढ़ो द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंसेस लिए हुए हैं, निम्नलिखित यहाँ पे जो वाक्य लिए हुए हैं, कहां से, लेसन से। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन, हर एक आदमी ने अपना पेशा को क्या किया, फॉलो किया, उसका अनुसरण किया। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ऑक्यूपेशन विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, यहां पर क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब ऑक्यूपाई, ये कहां से आया है, एक वर्ड से आया है, ऑक्यूपाई से। नाउ डिराइव एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द वर्ब गिवन बिलो एंड यूज देम, और क्या करो उसके बाद, उनको यूज करो, है ना। आपको क्या करना है, डिराइव एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यहां पर कुछ वर्ब्स दिए हैं, उन वर्ब से आपको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है ना, एंड यूज देम। ठीक है, और उनको यूज भी करना है कहां पर, सेंटेंसेस में। जैसे कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बदलना, परफॉर्म ना, कुछ कर दिखाना, डिफाइन परिभाषित करना, प्लीज, है ना, किसी से विनय निवेदन करना, एजुकेट पढ़ाना। ठीक है, ऑब्जर्व ना, आप किसी को सुख दे रहे हो, प्लीज कर रहे हो, ऑब्जर्व ना, किसी को देखना। तो ये सब वर्ड्स जो है यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ वर्ब्स हैं, उनको हमको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है क्या बात आ रही है, यहाँ पर बात आ रही है नाउन की। तो अब हम क्या करते हैं, एक थोड़ी बहुत जानकारी जो है नाउन के बारे में रख लेते हैं अपने पास, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। तो क्यों ना हम एक बार नाउन वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें, ताकि हम लोगों को कि ना कोई भी डाउट ना रहे अपने माइंड में। तो चलिए एक बार हम इसको कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखिए ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे नाउन के बारे में, और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे क्या हो, आप लोगों को ना प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए नाउन क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कोई भी जगह ना, कोई भी जगह की अगर मैं बात करूँ ना, कोई भी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, या कोई भी नेम की अगर मैं बात करूँ, तो वो सब कुछ क्या होता है, वो सब कुछ नाउन कहलाता है ना। कोई भी जगह, कोई भी प्लेस, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन भी जो है वो बहुत तरह तरह के होते हैं,
लेकिन हम 3 नाउन को प्रेफर करते हैं, टाइप्स के जो नाउन होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर आप देखो तो एक होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, मैंने बोला प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूं कलेक्टिव नाउन, ठीक है, दूसरा होता है कलेक्टिव नाउन, और तीसरा जो है उसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब स्वाभाविक है, अगर आप ध्यान दो, प्रॉपर नाउन की बात करो, कलेक्टिव नाउन की बात करो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करो, तो कितना इजी सा है। अब इसको हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या होता है। अब अगर मैं बोलूं प्रॉपर नाउन, अब आप बोलोगे सर ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखो, प्रॉपर नाउन कुछ भी नहीं होता, नहीं, बहुत सामान्य सी बात है। किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आप लो, जैसे मैंने बोला वेदांत, जो कैपिटल लेटर से चालू हो रहा है, और यहां पर देखो वेदांत, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया ना। कोई भी चीज का नाम जब हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन में आ जाता है, जो स्टार्टिंग से चालू होता है। अब अगर मैं बोलूं कलेक्टिव नाउन ना, अगर मैं बोलूं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन आपने सुना होगा कि क्या होता है, जहां पे बहुत सी चीजों की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला आर्मी, ठीक है, तो आर्मी क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर्मी क्या होता है, ये एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, ये कलेक्शन है किसका, ये कलेक्शन है किसका, आप बोल सकते हो सोल्जर्स का, ठीक है, आप सोल्जर्स का कलेक्शन मान सकते हो। अब अगर मैं बोलूं कॉमन नाउन, अब आप बोलोगे सर कॉमन नाउन क्या होता है। देखो, कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला गर्ल, ठीक है, अब यहां पर हम किसी के नाम की बात नहीं करें, मैंने डायरेक्ट बोला गर्ल, तो स्वाभाविक है ये क्या हो गया, है ना। ये अगर मैं बोलूं बॉय, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं बोलूं चेयर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आपको समझ में आया। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं किनकी, अलग अलग तरह के नाउन्स की। अब अगर मैं बात करूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जो मुद्दा मेन है अपना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करता हूं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो चीज जो कभी दिखती नहीं है ना, जिसको आप सिंपल परसेप्शन से समझ पाओगे, सेंसरी परसेप्शन से नहीं ना, जिसको सिर्फ आप समझ पाते हो, है ना, ये अनपैलेपेबल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बोलूं सार तत्व, है ना, सार तत्व, जैसे आत्मा क्या एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसको आप देख नहीं सकते, तो वैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप कभी देख नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं कि आप बहुत अच्छे हो, तो आपकी अच्छाई मेरे को दिखाओ, तो अच्छाई तो करके दिखाई जाती है, पर अच्छाई को आप देख नहीं सकते ऐसे ना। तो अच्छाई ऐसे गुडनेस हो गया, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, कहीं ना कहीं आपने ध्यान दिया इस पर कि ये क्या है, ये आपकी अच्छाई है। अब अगर मैं बोलूं ट्रू, है ना, अब ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया ट्रू। तो अगर मैं बोलूं ट्रुथ, सत्य, तो ये दिखाई नहीं देता पर सत्य होता है, तो ये क्या हो गए, ये कहीं ना कहीं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ये कुछ उदाहरण है जो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। आप भी क्या करो, इनको अपने सामने रखने का प्रयास करो, कोशिश करो अलग अलग वर्ड्स को समझने की, कि कैसे उन वर्ड्स से आप क्या कर सकते हो, उनको नाउन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप और भी अलग अलग उदाहरण को ले सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हमने नाउन के 4 टाइप्स जो थे वो अच्छे तरीके से समझ लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या दिया है, कन्वर्ट दिया है, परफॉर्म दिया है, डिफाइन दिया है, प्लेजर, एजुकेट, ऑब्जर्व। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं वर्ब है। अब उसको आपको कैसे चेंज करना है। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई फीलिंग है ना, कोई ऐसा भाव है जो कभी देखने को नहीं आता, दिखता नहीं, शरीर नहीं है, ये कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये करके दिखा सकते हो आप। तो अब इस चीज को हम समझते हैं उदाहरण के साथ, तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अब हम उसको कर कर देखते हैं। अब यहां दिया है कन्वर्ट, तो अब मैं क्या करूं ऐसा जिससे मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल दूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, कन्वर्टिंग
तो नहीं कर सकता। हाँ, मैं इसको कन्वर्जन जरूर कर सकता हूं, है ना, कन्वर्जन में इसको कर सकता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे आप परफॉर्म दिया है, परफॉर्म, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं, एक मिनट, आपने सुना होगा ना कि फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने आपसे कहा कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी ना, तो उसने क्या किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर कर आई। तो यहां पर परफॉर्मेंस जो है ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक अच्छा सा उदाहरण होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। डेफिनेशन हो जाएगा, डिफाइन का क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, प्लीज, एजुकेट और ऑब्जर्व। अब जैसे यहां पर प्लीज हो गया, ठीक है, यहां पर एजुकेट हो गया, ऑब्जर्व हो गया, तो यहां पर कितना इजी है ये, है ना, हम इनको बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब आप लोग क्या करो, वीडियो को स्टॉप करो और समझने का प्रयास करो कि और कैसे किया जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एजुकेट, तो इसका क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। ऑब्जर्व का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अब प्लीज का आपको बताता हूं और अच्छे तरीके से। अब देखिए यहां पर हमने क्या करा, इतना समझ लिया। अब प्लीज का हमने प्लेजर किया। अब मैंने इसको आपको क्यों नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया ताकि आपको इससे ही मैं समझाऊं कि इसको कैसे करते हैं। देखिए यहां पर तो आपने आई ओ एन लगा दिया, कहीं पे एंस लगा दिया, लेकिन प्लीज ना, अब प्लीज जो वर्ड है ना कहीं क्या है, ये क्या है, आनंद को देने वाला है। यहाँ पे हम किसी को आनंद दे रहे हैं, है ना, आप किसी को क्या कर रहे, खुश कर रहे हो। और अवस्था जो होती है खुशी की, उसको कहते हैं प्लेजर। इसीलिए हमने इसको क्या करा, प्लेजर बनाया, प्लेजर। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये बात हमेशा याद रहेगी, इसको हम प्लेजर कहते हैं। ठीक है, एजुकेट का तो एजुकेशन हो जाएगा, ऑब्जर्व का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपको कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे प्लेजर लिखा है मैंने, तो आप लोग क्या करो कि सर ने तो यहाँ पर प्लीज का सबका आई ओ एन लगा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम, ये कर लेते हैं प्लेजर। ये गलत हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। तभी मैंने अलग से हाईलाइट कर कर दिखाया इसको कि ये प्लेजर नहीं होगा, ये होगा प्लेजर ना, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमको चीजों को समझ के काम करना है। कहाँ पे आई ओ एन आएगा, ये किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इसके एक अलग प्रोसीजर है, वो हम समझेंगे। लेकिन अभी याद रखिए, कन्वर्जन, डेफिनेशन, एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस ना, प्लेजर, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ एक अवस्था को बता रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को यहाँ पर चीजें समझ में आ गई होंगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है ना, ये इनहेरेंट फीलिंग होती है ना, आप इसको एक कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। तो हमने क्या करा, वर्ब को चेंज किया, है ना। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं ट्रू की, है ना, ट्रू तो ट्रुथ हो जाएगा उसका। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला हैप्पी, तो उसका क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं गुड, इसका क्या हो जाएगा, गुडनेस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे वाइज, तो अब इसका क्या होगा, वाइज, ही इज अ वाइज मैन, एडजेक्टिव के तौर पर काम हो रहा है यहां पर। यहां तो मैंने वर्ब बताए थे, अब ये अगर वाइज एक एडजेक्टिव आ गया आपको, तो क्या करोगे, तो सिंपल है, इसको आप करोगे विजडम, है ना, इसको आप क्या करोगे, सिंपल, वाइज लिया आपने। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, सिंपल इसका विजडम बना दोगे। ठीक है, मैं इतना लिख लिख के अगर आपको बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, तो स्वाभाविक विजडम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, चीजों को समझना है और चीजों को जोड़कर देखना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। अब हमने क्या करा, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया इसका। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको सेंटेंस में यूज कर कर देख रहे हैं। प्लीज टेल मी द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इनटू सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहां पर हमने क्या करा, कन्वर्जन को यूज किया। कैसे यूज किया, हमने यहां पर स्वाभाविक तौर पर ये कहा कि प्लीज मेरे को बताओ वो तरीका, वो फॉर्मूला जिससे मैं कन्वर्जन कर सकूं, कन्वर्ट नहीं, कन्वर्जन किसका, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का, किससे, सेंटीग्रेड से टेम्परेचर में, तो किससे, एफ को सी में चेंज करना है। परफॉर्मेंस, अब देखो सुनीता's
परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वॉज ग्रेटली अप्रिशिएटेड। जो सुनीता ने जो परफॉर्मेंस दी थी उसको लोगों ने क्या करा, स्टेज पर बहुत पसंद किया। डेफिनेशन, तो व्हाट वाज गांधीज डेफिनेशन ऑन सत्याग्रह, क्या परिभाषा दी थी गांधी ने सत्याग्रह की। प्लेजर ना, प्लीज तो आप समझ गए, इट वॉज अ प्लेजर टू हियर क्लासिकल म्यूजिक। तो क्या है यहाँ पर कि ये एक आनंददायक स्थिति थी, आनंदित कर दिया मेरे को, जब मैंने क्लासिकल म्यूजिक को सुना मेरे कान आनंदित हो गए। एजुकेशन से आप क्या समझ सकते हो, एजुकेशन शुड एसेसिबल टू ऑल, है ना, सब लोगों के पास सामान्य तौर पर होनी चाहिए, सब लोग उसका यूज कर सके एजुकेशन के पास। एजुकेशन को आप एसेसिबल का मतलब क्या होता है, एक्सेसिबल का मतलब इस तरह समझ सकते हो कि लोगों के पास क्या है, उसको यूज करने की क्षमता है, तो एक्सेसिबल हो गया वो। ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, अब देखिए न्यूटन हैड कीन पावर टू ऑब्जर्वेशन, है ना, समझने का, ऑब्जर्व करने का उसके पास क्या था, बहुत बड़ा पावर था, शक्ति थी। कीन ना, कीन का मतलब क्या होता है, एक अलग तरह की अवधारणा थी, एक कीन पावर था, बहुत नुकीली तरीके से, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से उसके पास शक्ति थी, इसके द्वारा वो क्या करता था, ऑब्जर्वेशन कर पाता था। चलिए अब यहां पर आते हैं थर्ड पे, वर्ड मीनिंग, है ना। अब देखिए यहां पर वर्ड मीनिंग कहा गया है, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच हैव बीन गिवन इन कॉलम ए। अब कॉलम ए में क्या है, मीनिंग्स दी हुई हैं आप लोगों को, यहां पर आपको क्या करना है, कॉलम बी जो है यहां पर उनको कंप्लीट करना है। तो स्वाभाविक है, बहुत इजी है। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, इन मीनिंग्स को समझ लेते हैं और उसके बाद आगे की स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए आंसर बना के रखे हैं, तो उन आंसर्स को हम देख लेंगे। समवन रिलेटेड हु लिव्ड लॉन्ग टाइम अगो, है ना, जो संबंधित है, जो क्या करता है, बहुत समय से रह रहा है ना। ऑफ वंस होमलैंड, जो उसके घर का ही है, उसके घर की जगह का है। बीइंग अ बर्डन टू, किसी चीज के लिए क्या होना, भार होना। टू स्प्रेड आइडियाज बिलीव, क्या करना, फैलाना, क्या, बिलीव को, आइडिया को, है ना। स्लो विटेड ना, शांत है लेकिन शांति से चालाकी करना ना, शांत चालाकपन, इसको कैसे, स्लो विटेड, ठीक है। काम भी कह सकते हो, स्लाइड भी कह सकते हो। एडवाइस अगेंस्ट, किसी के खिलाफ बोलना, है ना। एक्सचेंज गुड्स प्रॉपर्टी, कोई चीज को बदलना, ठीक है। तो समवन रिलेटेड टू हु लिव्ड लॉन्ग टाइम अगो, उसको हम एंसेस्टर कहते हैं ना। ऐसे लोग जो बहुत पहले रहे हों, तो स्वाभाविक वो कौन है, हमारे पूर्वज हो गए। ऑफ वंस होमलैंड ना, एक ही जगह के रहने वाले लोग कौन होते, इंडिजीनियस कहलाते हैं, यानी नेटिव, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं नेटिव। बीइंग अ बर्डन टू, है ना, आप बोल सकते हो कि बहुत भार होना या कि रास्ते का रोड़ा बनना, तो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस एक वर्ड आ जाता है। टू स्प्रेड आइडियाज बिलीफ, है ना, प्रोपोगेट, हमने बोलते हैं ना, प्लीज डू नॉट प्रोपोगेट सच आइडियाज विच आर नॉट गुड फॉर एवरीवन ना, ऐसे आइडियाज को प्रोपोगेट मत करो जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। स्लो विटेड, अब देखो यहां पर स्लो विटेड का मतलब क्या, स्टॉलिड, है ना। यहां पर एडवाइस अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, डिसवेड, है ना, किसी को खिलाफ बोलना या किसी को रोकना। एक्सचेंज गुड्स प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, कोई भी चीज को क्या करना है, बदलना है, ठीक है, किसी भी चीज को क्या करना है, आपको चेंज करना है, ठीक है, तो उसको हम बार्टर कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से हर एक चीज कवर हो गई है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। सुटेबल का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट यानी जो बिल्कुल सही हो, उसको हम क्या कहते हैं, सुटेबल। अब यहां पर देखिए, यहां पर दिया है जिरण। अब देखिए आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब हम छोटे थे ना तो हम लोग क्या बोलते थे, जिरण, जबकि ओरिजिनली क्या बोलते हैं इसको, जेरंड बोलते हैं, जी नहीं जेरंड। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने जेरंड बोला, नहीं, आपके लिए बोला है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोग बोलो इसको जेरंड, जेरंड ना, इसको जे लगाओ, जेरंड, जेरंड बोलते हैं इसको। तो जेरंड फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अब आप बोलोगे सर ये जेरंड क्या होता है। यहां पर ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं यहां पर हमको डालना है, ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है, हम डाल देंगे, इजी है, कुछ इतना कठिन नहीं है। मैं आपको बताता हूं जेरंड क्या होता है। देखिए जब हम जेरंड की बात करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझना चाहिए कुछ ऐसे वर्ब जिनका हम नाउन की तरह उपयोग करने वाले हैं, या वर्ब की तरह उपयोग नहीं होगा। अब जैसे मैंने बोला यहां पर
स्मोकिंग किल्स ना, स्मोकिंग क्या करती है, लोगों को मार देती है। तो हमने स्मोकिंग वर्ड को यूज कैसे किया यहाँ पर, इस तरह से किया कि वो कहीं ना कहीं नाउन की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के तौर पर आया, नाउन के तौर पर एक्ट किया। ठीक है, स्मोकिंग किल्स एवरीवन ना। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग करना क्या है, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज। अब स्विमिंग यहाँ ये दर्शा नहीं रही कि कोई स्विमिंग कर रहा है ना, स्विमिंग करना, तैरना एक अच्छा क्या है, व्यायाम है। यहाँ पे कोई तैर नहीं रहा है ना, हम बता रहे हैं एक स्टेट, एक अवस्था बता रहे हैं, यानी नाउन के रूप में एक वर्ब को उपयोग कर रहे हैं, है ना। अब अगर टू स्विम लगा दें तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, लेकिन अभी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, अभी हम जेरेंड पर ध्यान देंगे। तो अब देखिए, लिविंग, थिंकिंग। अब आप लोग बोलोगे सर, जैसे आप लोगों की जो बुक है उसमें दिया होता है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जेरेंड यही होता है, लिविंग, थिंकिंग। लेकिन आप कभी कभी कंटिन्यूस में यूज करते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो सर आप बोलोगे सर गोइंग टू द मार्केट भी क्या हुआ कि वो जेरेंड हो जाएगा? नहीं, वो जेरेंड नहीं होगा, वो जाना है, वो क्रिया ही है। ठीक है, वो क्रिया ही रहेगा। लेकिन यहां पर हम बात किसी करें जेरेंड की, वहां पे उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं, उस वर्ब का यूज कैसे कर रहे हैं, हम वर्ब को यूज वर्ब की फॉर्म में कर रहे हैं कि वो जा रहा है, वो कहीं जा रहा है। ठीक है, तो जेरेंड का एग्जाम्पल हो गया वो। अब जैसे मैंने बोला उदाहरण के तौर पर, प्रज्ञास इज नॉट वेरी लेजिबल। लेजिबल का मतलब सही नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है। तो क्या लेजिबल नहीं है, उसकी क्या अच्छी नहीं है, राइटिंग, है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, राइटिंग। अब आप बोलोगे सर कि यहां पर ये क्यों है, हमने राइट क्यों नहीं लिखा? अब स्वाभाविक है कि राइट क्या है, वर्ब है। और राइटिंग को भी आप कैसे यूज करते हो, कहीं ना कहीं इस तरह से यूज करते हो जो दिखाता है कंटिन्यूसली को, कंटिन्यूसली काम हो रहा है ना। शी इज राइटिंग अ लेटर, मान लो वो राइटिंग, वो क्या कर रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो लिख रही है, क्या लिख रही है, वो एक पत्र लिख रही है, तो वो तो कंटिन्यूस टेंस का बन गया। लेकिन प्रज्ञाज राइटिंग, प्रज्ञा का जो लिखना है, प्रज्ञा की जो लेख है वो क्या है, वो लेजिबल नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हो एक उदाहरण, तो यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर हमने क्या करा है, जेरेंड को यूज किया है। तो यहां पर जेरेंड जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना, वर्ब का जो फॉर्म है नाउन की तरह जिसको हम यूज कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे हम जेरेंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ देखिए यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी सब्जेक्ट, यहां पर भी सब्जेक्ट, यहां पर भी सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि कितने अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, जेरेंड को सॉल्व करेंगे। अब देखियो, प्रज्ञा की राइटिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है। द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द, अब कौन सा आएगा यहां पर, मैडनिंग क्राउड। मैडनिंग का मतलब एनॉयड, जो बहुत गुस्सा है। तो यहां पर क्या है, क्राउड जो है वो गुस्सा हो रही है, उसके गुस्से की दशा को दिखा रहा है कि नाउन हो गया ये। ठीक है, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। अब यहां पर भी क्या है, ये एक कंडीशन, एक नाउन के फॉर्म में हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किसका, परमानेंट गुड का ना, मोमेंट्री प्लेजर मतलब क्षणिक सुखों के लिए। तो यहां पर क्या है, बार्टरिंग क्या है, एक वर्ब है, लेकिन वर्ब के फॉर्म में यूज नहीं हुआ है, इसका यूज हुआ है नाउन की तरह। गांधी ऑलवेज बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, साधारण जीवन पर विश्वास करते हैं। तो यहां पर भी क्या हो गया, जेरेंड के तौर पे यूज हुआ है ये। अमनदीप्स थिंकिंग वॉज क्वाइट लॉजिकल, उसकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत लॉजिकल है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को जेरेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। जेरेंड में आईएनजी फॉर्म यूज होता है जो कहीं ना कहीं नाउन है, नाउन के फॉर्म में हम दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला प्लेइंग, है ना, प्लेइंग क्रिकेट इज अ गुड हैबिट। स्विमिंग, मैंने बोला स्विमिंग, है ना, स्विम, अगर एक मिनट रुक जाइए, अगर मैंने बोला स्विमिंग, स्विमिंग बोला मैंने, प्लेइंग बोला, ठीक है, तो ये वर्ड क्या होगा, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को समझने होंगे कि ये जेरेंड है ना, जिनका हम जब नाउन की तरह कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ब को यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसी को हम कहते हैं जेरेंड। तो आप बोलोगे ना सर यहां पर, अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहां पर तो हम देख पा रहे हैं ना, राइटिंग, मैडनिंग, ये तो हम तो कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं ना, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज गोइंग टू द मार्केट,
तो ये जेरंड कैसे हो गया? जेरंड इसलिए हो गया क्योंकि वो तो मार्केट जा रही है ना। प्रज्ञा इज राइटिंग अ लेटर, अगर लिखते तो समझ में लिख रहे, लेकिन प्रज्ञाज राइटिंग यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर प्रज्ञा का लेखन जो है वो क्या है, वो लेजिबल नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है। तो यहाँ वो कुछ लिख नहीं रही, यहाँ हम बता रहे हैं नाउन क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या कॉमन ना, तो क्या होता है यहाँ पर हम कोई चीज को बता रहे हैं, हम उसको दर्शा रहे हैं। सब्जेक्ट के तौर पर हमने राइटिंग को यूज किया है, जो लिखना है उसका वो बिल्कुल भी क्या है, पढ़ने योग्य नहीं है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट की जगह हमने क्या करा है, यहाँ पे राइटिंग को यूज किया है, यहाँ पे सब्जेक्ट में राइटिंग आया है, ठीक है। तो जेरंड का यूज यहाँ पर हुआ है, और कहीं ना कहीं ये जो है बहुत सिंपल क्या होगा आपका, एक बहुत सिंपल उदाहरण है। अब आप लोगों को मुझे लगता है कि समझने में कोई भी डाउट नहीं होगा। सिर्फ एक बात अपने दिमाग में याद रखनी है आपको कि जेरंड का उपयोग हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म में नाउन की तरह इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी और सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, और यहां पर आपको अलग अलग उदाहरण दे दिए। ये ग्रामर का बात है। तो देखिए यहां पर दिया है D4 फ्रेजेस, पेज नंबर 13, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर आपको क्या करना है, पेज नंबर 13 ओपन करना है, रीड द लेसन केयरफुली ना, पूरे लेसन को क्या करो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेस, और क्या करो, सेंटेंसेस को फाइंड आउट करो, इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड, जहां पर क्या हुआ है, जो निम्नलिखित फ्रेजेस जो दिए हुए हैं उनको उपयोग किया है। देन यूज दीज फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, और फिर क्या करना है, खुद से इन सेंटेंसेस का उपयोग करना है ना। तो देखिए सेटिस्फाई विथ, है ना, संतुष्ट होना, बी सूटेड टू, बिलीव इन, क्लिंग टू, इन वेन, है ना, व्यर्थ में, इन वेन का मतलब व्यर्थ में, है ना, क्लिंग टू चिपक जाना, बिलीव इन विश्वास करना, बी सूटेड अप्रोप्रिएट तरीके से सूट करना, सेटिस्फाई विथ आप कह सकते हो ऑब्वियसली, यहां पर सेटिस्फाई संतुष्टि के साथ ना, सेटिस्फाई विथ, अब यहां पर पहला है सेटिस्फाई विथ ना। अब ये वर्ड जो है वो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आता होगा, बहुत इजी सा है ना। अब सेटिस्फाई संतुष्ट हो जाना, है ना। अब देखिए वी आर अनहैप्पी, हम लोग जो हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव। यहां पर ये कहा जा रहा है कि वी आर अनहैप्पी, हम लोग क्या हैं, बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि हम लोग जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। किससे संतुष्ट नहीं हैं, जो चीज हमारे पास मौजूद है उससे हम खुश नहीं हैं। तो यहां पर मैंने सेटिस्फाई वर्ड को प्रयोग करा, ठीक है। आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से इन वर्ड्स को, है ना। अब देखिए ये क्या है, ये वर्ड है ना, फ्रेजेस हैं, चलिए ना, दो दो वर्ड को मिलाकर फ्रेज बन रहा है, इनकम्प्लीट है ये, जब सेंटेंस में आते तो कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्म ले लेते हैं ये। बी सूटेड टू, द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज नॉट सूटेड टू ग्रोइंग एप्पल्स। अगर मैं बात करता हूं किसकी, क्लाइमेट ऑफ बिहार, आप लोग जानते हैं ना क्लाइमेट का कैसा होता है बिहार का, वो एप्रोप्रिएट नहीं, सूटेड का मतलब एप्रोप्रिएट नहीं है। ग्रोइंग एप्पल्स, अगर हम एप्पल्स की बात करें तो वहां पे एप्पल्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। बिलीव इन, विश्वास करना, आई बिलीव इन गॉड, मैं क्या करता हूं, परम ब्रह्म पर विश्वास रखता हूं। तो यहां पर आपने देखा हमने कैसे इस वर्ड को यूज किया, क्लिंग टू, लेट्स नॉट क्लिंग टू आउटडेटेड कस्टम्स, हमको जो बीते हुए जो पुराने कस्टम्स हैं, रीति रिवाज है, उससे चिपका नहीं होना चाहिए, अधेर नहीं होना चाहिए। इन वेन, इन वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ में ना। ही ट्राइड हिज इन वेन टू परसुएड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। अब यहां पर देखिए ही ट्राइड इन वेन, यहां पे इन आएगा, ठीक है। इन वेन टू परसुएड, परसुएड का मतलब किसी को लुभाना, तो इसने बहुत व्यर्थ का परसुएशन किया है ना, ट्राई किया लुभाने का, टू गिव अप स्मोकिंग, है ना, किसी को क्या करा, लुभाने की कोशिश की, उसको बोलने की कोशिश की, लेकिन वो व्यर्थ गया। ये एक व्यर्थ तरीके का क्या था, प्रलोभन था, जिसके कारण वो क्या नहीं छोड़ा, स्मोकिंग करना नहीं छोड़ा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आप लोगों को फ्रेजेस दे दिए हों, तो फ्रेजेस जब भी दिए जाते हैं तो समझिए पहले वो फ्रेज का मीनिंग क्या है। अब वो आधा है, अब जैसे मैंने लिखा बिलीव इन,
तो करना है ना। अब ऐसे मत सोचिए कि इन होगा तो मैं आएगा, टू होगा तो उस पे, ऐसे नहीं, सिर्फ एक वर्ड को पकड़ो बिलीव। तो स्वाभाविक है कि बिलीव है यानी विश्वास। अब जब सेंटेंस में आप इसको ऐड करोगे तो समझो कि आप इसको कैसे यूज करोगे। अब बिलीव इन, तो भगवान पर बिलीव करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनकी जो मेन वर्ड्स है उनको समझ लो, इनका मीनिंग निकाल लो, तो आपको पूरा फ्रेज का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपको बताया है। अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई और डाउट हो तो आप लोग हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं ना, कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करोगे आप हमको कांटेक्ट? डायरेक्टली आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं ग्रामर वाले पार्ट में। अब आप बोलोगे सर जेरेंड वाला पार्ट भी तो ग्रामर का था। जी हाँ, लेकिन अभी यहां पर हम स्पेसिफिक ग्रामर की बात करेंगे। यहां पर है ई ग्रामर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन केयरफुली। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, लेसन है ना, आपने चैप्टर पढ़ा है, तो यहां पर आपको क्या करना है, जो लिखे हुए सेंटेंसेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जो निम्नलिखित, फॉलोइंग का मतलब है निम्नलिखित। वी आर डेजल्ड by the material progress that western science has made। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, हम लोग क्या हो गए, डेजल्ड हो गए by the material progress that western science has made, है ना। कैसे? जब हमने देखा कि प्रोग्रेस हो रही थी किसकी, वेस्टर्न साइंस की, है ना। तो अब यहां पर देखिए क्या होता है, डेजल्ट, अचंभित हो जाना, है ना, थोड़ा सा हिल जाना, तो थोड़े डेजल्ट हो गए हम। इन द अबव सेंटेंस डेजल्ट एंड मेड आर पास्ट पार्टिसिपल्स। यहां पर दो वर्ड है डेजल्ट और मेड, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल्स है किसके, वर्ब डेजल्ट के। आपने देखा ना जब भी ईडी लग जाता है तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है वो। एंड मेक, ठीक है, मेक का मेड होता है, डेजल्ट का डेजल्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हमें क्या करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स ना। यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के, उनको यूज करके, गिवन इन ब्रैकेट्स ना, ब्रैकेट्स में जो दिए हुए हैं, यानी वर्ब्स जो है ना, वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं, आप लोगों को मैंने बताया है। आने वाली सीरीज में हम वर्ब्स के बारे में भी समझेंगे कि वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। वर्ब्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं ना, ईडी लगता है, ईएनजी लग जाता है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमको यही करना है, तभी हम इतने इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। अभी हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहले दिया है इंडियन सिविलाइजेशन हैज़, देखिए मैं इसको हाईलाइट किया, हैज़ आया है यहाँ पर, है ना, हैज़ इट अलाइव टिल नाउ। तो यहाँ पर कीप है, अब स्वाभाविक है हैज़ आया तो कीप का फॉर्म चेंज होकर क्या आएगा, केप्ट। इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, अभी तक उसको क्या रखा है, जिंदा रखा हुआ है। तो आप देखिए केप्ट आ जाएगा। आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। आप देखिए यहां पर क्या होगा, लिविंग आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक रह रहा है ना, ऐसे थोड़ी कि रह चुका है, रह रहा है। स्टिल अभी तक अलाइव है ना, एंशिएंट स्टिल लिविंग इस रूप में देख पा रहे हैं, रहते हुए देख पा रहे हैं, तो लिविंग आ गया। वी हैव बोरोड, यहां पर आएगा क्या, बोरोड में थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, है ना। वी हैव बोरोड में थिंग्स ना, हम लोगों ने क्या किया, कर चुके हैं, बोरो कर चुके हैं थिंग्स को, कहां से, वेस्टर्न लिटरेचर से। तो यहां पर चुके हैं ना, बोरोड आ रहा है यहां पर। तो सेंटेंस को समझकर हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, क्रियाओं को यूज करेंगे। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी वर्ब हो तो उनको आप यूज कर देखें। अब जैसे यहाँ पर वी हैव, बोरो में थिंग्स, तो आप खुद समझ जाओगे कि सेंटेंस में बोरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम कर चुके ना, अभी कर थोड़ी रहे हैं, हम तो कर चुके हैं। तो वी हैव बोरोड में थिंग्स, है ना, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। वी हैव बीन वेस्ट सिंस लॉन्ग, अब बहुत लंबे समय से हम क्या कर रहे हैं वेस्ट के साथ, तो यहां पर हम लंबे समय से कुछ प्रक्रिया चली आ रही है ना, हम क्या करें, कॉपीइंग। तो यहां पर क्या आएगा, आईएनजी।
तो देखिए कभी कभी क्या होता है, टेंसेस का नॉलेज ना भी हो, अब डायरेक्टली आप इसे समझ भी नहीं पा रहे हो कि सर कैसे लगाए, अब तो ऐसे समझो ना कि वी हैव बीन कॉपिंग। अब देखिए यहां पर हैव बीन आया है तो स्वाभाविक है, जहां पर हैव बीन है तो वहां पर क्या लगता है, वहां पर V4 आता है, यानी आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, तो हम क्या करें, बहुत लंबे समय से कॉपी करते आ रहे हैं। ठीक है, आर या डिड, सो अब यहां पर डिड है, अब स्वाभाविक है डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जब भी क्वेश्चन की बात हम करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेशन वाली बात है यहां पर, क्या यहां पर आर्या आया, लेकिन यहां पर डिड है तो यहां पर स्पीक का स्पीक ही रहेगा। ठीक है, नेहरू हैड, अब देखिए यहां पर हैड आया है, पास्ट क्यों दर्शाता है, और कहीं ना कहीं हैड परफेक्ट में भी है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, नेहरू हैड राइट का क्या हो जाएगा, V3, रिटर्न है ना, तो यहां पर हो गया रिटर्न सो मेनी लेटर्स टू हिज डॉटर फ्रॉम जेल। क्या कर चुके थे, वो लिख चुके थे बहुत सारे लेटर्स, किसको, अपने डॉटर को, कहां से, जेल से। तो स्वाभाविक है अब आप लोगों को ही समझ में आ गया होगा कि इनकी सही आंसर्स क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर टेंसेस अगर आप लोगों ने पढ़े हैं तो ये बहुत इजी है। अगर यहां पर आप हैव बीन कॉपीड लिखोगे तो ये गलती आपकी होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रूल्स क्या होते हैं। यहां पर अगर आप डायरेक्टली भी टेंसेस को देखते हो ना, समझने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले एक बार टेंस को आप रीड करो, रीड करके आपको डायरेक्टली अगर आप हैव बीन देख लोगे, डिड देख लोगे, हैड देख लोगे, तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि कहां पर हमको V3 यूज करना है ना, कहां पर हमको किस तरह से कौन सा वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज एक जनरल आइडिया आपको टेंसेस को पढ़ने से आएगा। और कुछ जगहों पे ऐसा भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता होगा कि सर अब हम इसको समझ तो गए, लेकिन कैसे उस चीज को समझें, कैसे टेंसेस को पढ़ें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी आप चिंता मत करो, हम इसका एक अलग से सेशन लेकर आएंगे क्लास 12th ग्रामर का, जहां पे हम डायरेक्टली चीजों को समझेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन होगा कि सर कैसे करें, क्या करें। ठीक है, तो अभी जब आप टेंसेस को और अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि इतनी सी वीडियो में इतना सारा टेंसेस बहुत लेंदी है तो वो कवर नहीं हो पाएगा, बट मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप क्या करो, आप लोग बस इसको देखो, जैसे यहां पर गए तो आप इसको देखो, हैज आया है यहां पर। ठीक है, तो समझ जाओ कि अब हैज कहां पे आता है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब आप यहां पर देखो स्टिल लिविंग है ना, हैव आ गए, तो कुछ जगह हैव, हैज, इनसे आप डायरेक्टली समझ सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप क्या करो, इसमें कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर आप उदाहरण के तौर पर लो, मान लो मैंने बोला आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिव्ड, तो नहीं, आप खुद सोचोगे ना, यहां पर लिविंग आना चाहिए, रह रहा है, स्टिल लिविंग, एंशिएंट स्टिल अभी तक रह रहा है ना, रह चुका थोड़ी है, तो सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा है आपको। तो स्वाभाविक है कि ऐसे भी आप चीजों को समझो, तो इससे क्या होगा, आपका कॉमन सेंस वाला लेवल जो है उसके बेसिस पर ही आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यही कहा जा रहा है कि पढ़ो, क्या पढ़ो, निम्नलिखित सेंटेंसेस को पढ़ो लेसन में से। वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड ना, माइंड क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, जितना उसको मिलता है उतनी उसकी चाह बढ़ जाती है। मार्क द यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव, यहां पर डबल कंपैरेटिव दिख रहा है, जैसे मोर मोर दो बार यूज हुआ। ठीक है, लुक एट द एग्जाम्पल गिवन इन द टेबल, अब यहां पर एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, अब फॉर्मेशन कैसा है डबल कंपैरेटिव का, द कंपैरेटिव फर्स्ट, द कंपैरेटिव सेकेंड, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू अचीव। ठीक है, द मोर शी अर्न्स द मोर शी वॉन्ट्स। नाउ फॉर्म 10 सेंटेंस ऑफ योर ओन चॉइस ऑन दिस पैटर्न। अब देखिए यहां पर बात हो रही है डिग्री की, एडजेक्टिव्स की डिग्री ना, हम जब भी एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं तब डिग्री की बात आ जाती है। ठीक है, अब हम एक बार ना डिग्री को देख लेते हैं, डिग्री क्या होता है, उसके बाद डबल कंपैरेटिव वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जब कभी भी हम डिग्री की बात करते हैं तो हमारे पास 3 डिग्री होती है। एक होती है पॉजिटिव, ठीक है, हम ज्यादा लेंदी नहीं जाएंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस एक जनरल आइडिया ले लेंगे।
एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। ठीक है, ये 3 डिग्रीज होती है। अब आपको मैं बताऊंगा, अगर आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोगों को क्या करना है, डिग्रीज के हिसाब से सेंटेंस को बनाना है, तो कैसे बनाओगे। अभी तो यहां पर आपको डबल कंपैरेटिव की बात हो रही है, इस पर हम आएंगे, पर सबसे पहले हम ये तो देख लें कि कंपैरेटिव डिग्रीज क्या होती हैं। अब जैसे आपने देखा होगा एक वर्ड है, अगर मैं बोलूं फास्ट, उसी को एक और फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, फास्टर। ठीक है, उसी को और फॉर्मेट में लिख सकता हूं, अलग फॉर्म में, फास्टेस्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट एडजेक्टिव ही है ये, लेकिन इनका जो फॉर्म है वो चेंज होता जा रहा है। एक जगह अर है, एक जगह ईएसटी लग गया है। ठीक है, अब आप विश्वास नहीं करोगे कि यही डिग्री है हमारी। हम क्या करते हैं, फास्ट को पॉजिटिव मानते हैं, कंपैरेटिव को फास्टर और सुपरलेटिव को फास्टेस्ट। अब ऐसा क्यों है, देखिए फास्ट अगर मैं बोलता हूं कि जो बिल्ली है, अब देखिए, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बनाते हैं सेंटेंस। देखिए, द कैट रन्स फास्ट। अब देखिए जो बिल्ली है वो क्या करती है, बहुत तेजी से भागती है। तो यहां पर क्या हुआ, हमने सिंपल पॉजिटिव डिग्री के हिसाब से यूज किया। ठीक है, अब मैंने कैपिटल लिख दिए हैं एफ एफ, इसका मतलब ये नहीं कि कैपिटल ही आप यूज करोगे, बस एग्जांपल देने के लिए लिखे हैं मैंने। जब भी हम लिखते तो कैपिटल स्टार्टिंग का ही लिखा जाता है। तो कैट रन्स फास्ट, अब देखिए सिंपल है। अब यहां पर हमने किसी का भी कंपैरिजन नहीं किया है, सिर्फ बिल्ली की खासियत बताई है। ठीक है, कि वो बहुत तेजी से भागती है। अब देखिए यहां पर आते हैं, इस वाले को देखते हैं, द कैट रन्स फास्टर देन डॉग्स। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, जो बिल्ली है वो क्या करती है, भागती है बहुत तेजी से, किसके मुकाबले में, डॉग्स के ना। बिल्ले जो हैं वो बिल्लियां क्या करती है, बहुत तेजी से भागती हैं। अगर हम कुत्तों से अगर उनका कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर दोनों का कंपैरिजन, तो कहीं ना कहीं कंपैरेटिव डिग्री है फास्टर। तो हमको भी क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, डबल कंपैरेटिव, यानी आपको फास्टर हो गया है ना, बेटर, तो इस तरह आपको ज्वाइन करने, अलग अलग सेंटेंस बना के एक साथ। अब देखिए यहां पर आते हैं फास्टेस्ट पे। द कैट रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, जो बिल्ली है भागती है फास्टेस्ट, तो कैट रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, है ना। बिल्ली सबसे तेज भागती है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एनिमल जो है वो बिल्ली है। तो यहां पर भी क्या होगा, हमने फास्टेस्ट का यूज किया। तो अभी हमारा मेन रोल यहां पर सुपरलेटिव डिग्री नहीं करना, बस समझने की सब में द कैट रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, ये सब में सबसे तेज भागती है। तो यहां पर हमने 3 डिग्रियों को देखा। ठीक है, अब कभी भी आप द को मत भूलिएगा। ठीक है, द लगता है, कॉमा लगाना मत भूलिएगा, डॉट्स कॉमा इन सबको भी याद रखिए। ठीक है, स्मॉल लेटर कहाँ है कहाँ नहीं यूज करना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने देखा पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तीनों डिग्री में डिफरेंस बनाना सीखिए। पहली डिग्री में सिर्फ एक ही की बात होती है, दूसरी में कंपैरिजन होता है, और तीसरे में एक ही चीज को दिखाते हैं, वो सब में सबसे बेटर है। हमारा मेन टॉपिक क्या है यहां पर, हमारा मेन टॉपिक है कंपैरेटिव। तो अब हम उसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। अभी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में।
अब देखिए यहां पर रूल बताए गए हैं कि किस तरह से हमको क्या करना है, फॉर्म करना है ना। अब जैसे यहां पर देखिए ना, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, तो ऐसे हमको क्या करना है, बहुत सारे 10 सेंटेंसेस को बनाना है। जो भी आपको लगता है, जो भी बिल्कुल आपके हिसाब से आप बना सकते हो। तो अब कंपैरेटिव डिग्री का आपको कोई भी डाउट माइंड में नहीं होगा। 11th में भी हमने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी है, ठीक है। तो यहां पर इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, द हाइयर वी गो द कूलर इट इज। अब हाई का हाइयर हो गया, यहां पर देख रहे हैं ना आप, कूल का कूलर हो गया। तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री। जितना ऊंचा हम जाएंगे उतना ठंडा हो जाएगा। द हार्डर ही वर्क, जितना मेहनत वो कटेगा, कठिन कार्य करेगा, उतना बेटर वो बढ़ेगा, है ना, जितना बढ़ेगा वो। तो यहां पर आप देख सकते हैं ना, जितना मेहनत वो किया था उतना बेटर वो ग्रो हुआ था। तो यहां पर ग्रीव है, वर्कड है, तो इसको भी आप समझने की कोशिश करिए। तो यहां पर देख रहे हो आप, बेटर, यहां पर आ रहा है हार्डर, इन दोनों को आप समझने की कोशिश करो। तो यहां पर क्या हो रहा है, द तो यूज हम कर ही रहे हैं, कंपैरेटिव 1 प्लस द कंपैरेटिव 2। हम एक जैसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मोर यूज हुआ है, लेकिन आप कोशिश करो कि अलग अलग कंपैरेटिव डिग्रीज के जो वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, जो भी आपके मेन वर्ड्स उनको आप यूज करो। द मोर यू स्पेंड द लेस यू हैव, है ना। द लाउडर शी क्राइड द होर्सर शी बिकेम। जितना ज्यादा वो चिल्लाएगी उतनी तो वो क्या हो जाएगी, होर्सर हो जाएगी। स्वाभाविक, इतना तेजी चिल्लाओगे तो कितना ज्यादा ना गला कुंद जाता है आपका। होर्सर शी बिकेम। द मोर शी अर्न्स, जितना वो अर्न करेगी उतना क्या होगा, उतना वो स्पेंड करेगी। द लॉन्गर वी वेटेड द डार्कर इट बिकेम। तो देखिए ना, जितना लंबा हम वेट किए थे उतना ज्यादा क्या हो गया, अंधकार होता चला गया था। तो यहां पर आप देख पाओगे कि किस तरह से हमने क्या करा है, हमने यूज किया है कंपैरेटिव डिग्री का ना। दो ही सेंटेंसेस, उनको मर्ज कर दिया हमने, अलग अलग करके हमने दर्शाया है। तो आप देखो कि कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री, डबल कंपैरेटिव का यूज करते हैं एक सेंटेंसेस में। द हाइयर वी गो द कूलर इट इज। तो आप और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो बनाने के लिए। अगर और कोई डाउट हो आपके माइंड में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मेरे को बता सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हमारा जो ग्रामर का सेक्शन है वो ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। हमने क्या क्या कवर कर लिया, चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एक चीज थी हमारी क्या, जेरेंड, ठीक है। एक हमने जेरेंड को देखा और हमने एक क्या देखा, डिग्री, ठीक है। तो जेरेंड को आप समझ जाओ क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है ये, ठीक है। इसको आप आईएनजी फॉर्म मानो, ओके। जेरेंड को आप क्या मानो, आईएनजी फॉर्म। और ये जो आईएनजी फॉर्म होता है इसको आप जब भी यूज करते हैं, है ना, हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं, एंडिंग में यूज कर सकते हैं जेरेंड को। ये कहीं ना कहीं नाउन बनता है, नाउन की तरह दर्शने में आता है, देखने में आता है, ठीक है। स्मोकिंग कैन किल एनी मैन, है ना, स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। तो आप देखो ना, उसको हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, है ना। तो यही चीज है। अगर मैं बात करता हूं डिग्री की, तो डिग्री कितनी होती है, 3 तरह की होती है एडजेक्टिव में, ठीक है। डिग्री में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव, देखिए एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव। हमने कंपैरेटिव में क्या बात की, कंपैरेटिव में हमने बात किया क्या कि डबल कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं। तो द, इसको आप द C1 प्लस द C2 यूज करके आप बना सकते हो डबल कंपैरेटिव, है ना। तो यही चीज है, ये बहुत इजी है। तो ग्रामर के 2 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। इन्हीं टॉपिक्स को अगर और डिटेल में समझना होगा तो आने वाली वीडियोस जो हम 12th की कवर करेंगे, ग्रामर वाला पार्ट, उसमें हम हर एक चीज को और इसे डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी के लिए मैंने आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बता सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, द हाइयर द सन राइजेस, अब हमको 10 बनाने थे, तो 10 में हमने क्या करा, द हाइयर द सन राइजेस, जितना ऊंचा सन उगेगा उतना ही क्या होगा, हॉटर इट बिकम, ठीक है। द मोर ही एट, जितना वो खाया था, द फादर ही बिकेम, ठीक है। तो मोर ही एट द फादर ही बिकेम, ठीक है। फैटर, सॉरी फादर नहीं, फैटर लिखा है, तो फैटर हो जाएगा, जितना वो खाएगा, जितना उसने खाया था उतना ज्यादा वो क्या हो गया, उतना ज्यादा वो मोटा हो गया।
द फादर ही वॉक, ना जितना दूर वो चला था, मोर डिस्परेट ही बिकेम, ना उतना वो थक गया था। द हार्डर यू वर्क, जितना तुम अच्छा मेहनत करोगे, द बेटर यू अचीव, उतना अच्छा तुम अचीव करोगे। द मोर ही अर्न, जितना उसने अर्न किया था, द लेस ही स्पेंड, उतना कम उसने क्या करा, व्यय किया, स्पेंड किया। तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने ओवरऑल हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझा। हमने कुल 11 उदाहरण ले लिए यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि आपके माइंड में अब कोई डाउट बचा होगा। इसी के साथ हमारा ये वाला जो एक्सरसाइज पार्ट था फर्स्ट चैप्टर का वो एंड हुआ। एक और अन्य जानकारी, हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। हम आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।